तो अगेन वी आर हेयर, कुछ जनवरी के, कुछ लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के और जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे डिटेल पे। तो बिफोर आई स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक अगेन, आई वांट यू टू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को पता होगा गल्फ कंट्रीज के बारे में, एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एज वेल। सो बेसिकली आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज द कतार क्राइसिस, and Saudi Arabia has recently put an end to the Qatar crisis. Okay, so we are going to talk about that Qatar crisis. What was Qatar crisis? What was the diplomatic controversy? And how it has come to an end. Okay, so इस पूरे इशू को समझने के लिए पहले again as I always say, किसी भी geopolitical affair को पढ़ने के पहले उन कंट्रीज का लोकेशन हमको पता होना चाहिए. We should know, we should be aware about the exact geography of those countries. तब हम उस इशू को बेटर समझ पाएंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन लेट अस गो बैक टू गूगल प्रो. यहां पर हम कतार के बारे में बात करने वाले हैं. टू अंडरस्टैंड कतार क्राइसिस वी नीड टू नो द लोकेशन एंड द नियर बाय कंट्रीज, द इमीडिएट नेबर्स, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो अगेन ये इंडिया है. इंडिया से जैसे ही हम एज वी मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, यू ऑल नो दिस इज इंडियन ओशन एंड दिस इज अरेबियन सी, राइट? So as we move towards the Arabian Sea, again moving towards the west, here this region you already know. Now as I have already told you, ये Arabian Sea है. Arabian Sea के इस तरफ जाते हैं जब हम और वेस्ट में जाते हैं, एक्सटेंशन में जाते हैं, तो you can read this is Gulf of Oman. What is Gulf? Gulf is an extension of the sea. मैंने पहले भी बताया है. There are 5 oceans, right? तो एक्सटेंशन ऑफ द ओशन, ओशन के ही एक्सटेंशन को हम बे भी कहते हैं, BAY बे, जैसा कि इधर बे ऑफ बंगाल है. ओशन के ही एक्सटेंशन को हम सी भी कहते हैं, राइट? सो हियर टू द सदर्न साइड ऑफ इंडिया वी हैव द इंडियन ओशन ओवर हियर. इंडियन ओशन का एक्सटेंशन टुवर्ड्स द ईस्ट इज कॉल्ड एज बे ऑफ बंगाल, यू कैन रीड, एंड टुवर्ड्स द वेस्ट इट इज कॉल्ड एज अरेबियन सी. तो ओशन के ही एक्सटेंशन को हम बे भी कहते हैं, ओशन के ही एक्सटेंशन को हम सी भी कहते हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाई इट इज कॉल्ड एज बे ऑफ बंगाल एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज अरेबियन सी ऑन द अदर साइड? बे तब कहते हैं जब इस वाटर बॉडी से सराउंडेड जो लैंड होता है ना, इट हैज अ कर्व्ड बाउंड्री. ओके, सो बे would have a curvilinear structure, it would have a curved boundary, whereas the sea would not have any kind of curved boundary. So do remember, even Hudson Bay जो है कनाडा के पास, उसका भी पूरा curved boundary है. So extension of the ocean is also called as bay, extension of the ocean is also called as sea. The only difference is bay would have a curved structure, curved boundary. Sea would not have any curved boundary. Got it? उसी तरह से what is Gulf? Extension of the sea is called as Gulf. तो यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी का ही एक्सटेंशन इधर यू कैन रीड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान. ओमान इज अ कंट्री, ये ओमान देश है, अरब कंट्री, इसको बॉर्डर करता है ये गल्फ, इसलिए इट इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ ओमान. फिर यहां पे आता है आपका पर्शियन गल्फ. ठीक है, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज पर्शियन गल्फ? बिकॉज ये जो गल्फ रीजन है इट वॉज बॉर्डर्ड बाय द कंट्री ईरान, एंड ईरान वॉज प्रीवियसली कॉल्ड एज किंगडम ऑफ पर्शिया. ठीक है, तो ईरान बहुत बड़ा कंट्री है यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ को बॉर्डर करता है. यू कैन सी दिस इज द एरिया ऑफ ईरान, इफ यू कैन सी माय कर्सर मूविंग अराउंड. सो दिस वाज द कंट्री ईरान, एंड बिकॉज दिस गल्फ वाज बॉर्डर्ड बाय ईरान इट वाज कॉल्ड एज पर्शियन गल्फ. लेकिन आज की तारीख में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर गल्फ कंट्रीज और व्हाट आर द अरब कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ, तो आप बताएंगे देयर आर 7 कंट्रीज विच बॉर्डर दिस पर्शियन गल्फ. उनके अभी मैं आपको नाम बताऊंगी. ठीक है, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ गल्फ, तो एक्सटेंशन ऑफ द सी इज कॉल्ड एज गल्फ. तो एक तो हमने ये गल्फ देखे, उसी तरह से यहां पे भी है गल्फ ऑफ एडन, दिस एरिया इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ एडन. हियर वी हैव द रेड सी अगेन. ठीक है, हम बात करने वाले हैं इस एरिया के बारे में बिकॉज अवर टॉपिक इज फोकस्ड ऑन दिस एरिया. अभी मैंने आपको बताया कि देर आर सम कंट्रीज विच सराउंड दिस पर्शियन गल्फ. ठीक है, तो ईरान को छोड़कर, यस द गल्फ वॉज नेम्ड आफ्टर ईरान ओनली, बट ईरान को छोड़कर बाकी के जो 7 इमीडिएट मेंबर्स हैं, देर आर 7 कंट्रीज विच बॉर्डर्स पर्शियन गल्फ. इन कंट्रीज को कहा जाता है अरब कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ या गल्फ कंट्रीज सिंपली. ठीक है, सो व्हाट आर दो 7 कंट्रीज? वो है सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान,
कतार, बहरीन, कुवैत एंड इराक। याद रखना, भले ही ईरान की वजह से इस गल्फ का नाम पर्शियन गल्फ पड़ा है, बट ईरान अरब स्टेट्स ऑफ पर्शियन गल्फ में काउंट नहीं किया जाता है। 7 कंट्रीज हैं जिनको कहा जाता है अरब स्टेट्स ऑफ पर्शियन गल्फ या अरब कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ या सिंपली गल्फ कंट्रीज। देयर आर 7 कंट्रीज। कौन कौन से हैं मैंने आपको नाम बताए। आफ्टर दिस क्लास अगेन एज वैष्णवी इज न्यू, तो वैष्णवी यू विल गेट अ PDF ऑफ दिस चैप्टर आफ्टर द क्लास एंड यू कैन जस्ट रिवाइज द थ्योरी फ्रॉम देयर। ओके, so there are 7 countries again, Saudi Arabia, UAE, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait and Iraq। आपको ये चीजें पता होना चाहिए। These are the facts and you should know, you must know all these members of Persian Gulf। ठीक है, तो इन कंट्रीज को कहा जाता है Persian Gulf। तो हमारा जो टॉपिक है ना, that is focused on Qatar। Now if you can read, this country is small country known as Qatar। Now Qatar is surrounded by another major Arab country, that is Saudi Arabia। ठीक है, ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का कैपिटल है रियाद। ओके, दिस इज कतार। कतार का कैपिटल है दोहा। यू ऑल नो दिस, कतार कैपिटल इज दोहा। एंड देन वी हैव UAE ओवर हियर, वी ऑल्सो हैव बहरीन ओवर हियर। एंड अभी तक आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज पढ़ चुके हैं। बाय नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रीजन। वी हैव ऑल्सो रेड दिस इशू व्हेन वी रेड अबाउट द ईरान न्यूक्लियर डील, when we read about the Chabahar port, so we already are aware of the importance of this region, right? I hope जिन लोगों ने Chabahar port और ईरान न्यूक्लियर डील वाली क्लास फॉलो की थी, you are aware of what I taught in this region। ठीक है, one more thing I would like to revise here is Gulf of Oman और पर्शियन गल्फ के बीच में यहां पर एक बहुत ही नैरो स्ट्रेट ऑफ वाटर है जिसको कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, अच्छा, ये जो पूरा रीजन है ना, दिस इज वेरी टेंस पॉलिटिकली, दिस हैज बिकम वेरी टेंस रीजन। क्यों टेंस है? रीजन आप जानते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील की वजह से। ईरान जो था, इट वॉज सीक्रेटली वर्किंग ऑन द न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। ठीक है, इट वॉज डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको लेकर अमेरिका ने फोर्स किया था ईरान को एक डील साइन करने के लिए। उसमें कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। Iran was ready, it was ready to negotiate with America and other countries of United Nations Security Council। Finally उनके बीच में बराक ओबामा के टाइम पे, जब बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, एक डील हुआ था that was called as JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, या लेमैन लैंग्वेज में उसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं। पर जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट बदल गए और नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यूएसए को इस डील से विड्रॉ कर लिया और विड्रॉ करने के बाद ईरान के ऊपर कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर दिए। सो यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। और इसके बाद ईरान हैज बिकम आइसोलेटेड एंड ईरान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो गई। ईरान जो था वो इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में जो था वो बहुत ज्यादा सिचुएशन को ईरान ने टेंस बना दिया। कैसे? ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स थे, दे हैव अ एलीट मिलिट्री विंग विच इज कॉल्ड एज इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। तो उन्होंने बोला, ईरान ने बोला कि हमारे इरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स इस रीजन में तैनात रहेंगे, यदि हमारे ऊपर लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं हटाए जाते, सो वी विल नॉट लेट दीज कंट्रीज ऑल्सो टू ट्रेड। इन गल्फ कंट्रीज की खासियत क्या है? अगेन यू आर अवेयर ऑफ दिस, ऑल दीज गल्फ कंट्रीज दे आर सुपर रिच इन ऑयल। इनके पास नेचुरल रिजर्व्स हैं ऑयल के और नेचुरल गैस के। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस। अब मैंने आपको बताया कि गल्फ कंट्रीज, अगर मैं बोलूं अरब कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ या सिंपली मैं बोलूं गल्फ कंट्रीज, तो आप बताएंगे मैम देयर आर 7 मेंबर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, देयर आर 7 कंट्रीज। सो अगेन वी कम बैक टू आवर स्लाइड। जब मैं आपसे बोलती हूं कि भाई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, सो अगेन रिमेंबर, आउट ऑफ द 7 अरब स्टेट्स ऑफ पर्शियन गल्फ, जिसमें इराक भी था, ईरान को छोड़कर के बाकी के जो 6 कंट्रीज है ना, इन्होंने एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया हुआ है। दे हैव फॉर्म्ड एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एज गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल या सिंपली GCC। सो व्हाट इज GCC? It is a regional intergovernmental political and economic union consisting of all the Arab states of Persian Gulf except Iraq। अरब स्टेट्स ऑफ पर्शियन गल्फ में 7 कंट्रीज हैं। इस ग्रुप में से इराक को छोड़कर बाकी के 6 कंट्रीज ने क्या बनाया है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। क्यों बनाया है? मैंने कहा ये सभी जो गल्फ कंट्रीज हैं, ऑल दीज 7 कंट्रीज, दे आर सुपर रिच इन ऑयल। इनके पास बहुत ही ज्यादा ऑयल के रिजर्व्स हैं, नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। तो एक तरह से दुनिया में या इंटरनेशनल मार्केट में ये ऑयल सप्लाई करते हैं। तो इन सभी कंट्रीज ने बोला कि इफ
we independently start supplying oil in the market. ओके तो हमारे ऑयल की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी, बिकॉज हम आपस में कंपटीशन करने लगेंगे एंड देयर विल बी नो रेगुलेशन ऑफ हाउ मच ऑयल हैज टू बी रिलीज्ड इन द मार्केट. तो कंपटीशन बढ़ेगा आपस में और रिजल्ट ये होगा कि ऑयल की कीमतें गिरती जाएंगी. सो बेटर ये है कि हम सभी कंट्रीज एक ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है, हम इस ग्रुप के तहत ही, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, एंड अंडर दिस ग्रुप ओनली वी आर गोइंग टू फ्रेम द रेगुलेशंस, हाउ मच ऑयल हैज टू बी सप्लाइड, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पर बैरल ऑफ द ऑयल. आपको पता है ना, बैरल के हिसाब से ऑयल की बिक्री होती है इंटरनेशनल मार्केट में. तो उन्होंने बोला कि पूरा जो ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप के तहत ही हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना ऑयल रिलीज करना है, उस ऑयल का प्राइस कितना होगा. तो ऐसा करने से क्या होगा, वी विल नॉट बी कॉम्पिटिटिव और ऑयल के प्राइस नहीं गिरेंगे, सभी के सभी कंट्रीज को फायदा मिलेगा. क्योंकि आप इतना तो समझ गए होंगे कि गल्फ रीजन में भी सऊदी अरेबिया इनमें से ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, यूएई ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है एज कंपेयर टू कुवैत और ओमान और कतार और बहरीन, राइट. तो कंसेप्ट ये था कि सभी कंट्रीज मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और ये जो ग्रुप है यही डिसाइड करेगा कि हाउ मच ऑयल हैज टू बी सप्लाइड एंड व्हाट हैज टू बी द कॉस्ट. इन दिस वे वी आर गोइंग टू रेगुलेट द सप्लाई एंड द कॉस्ट ऑफ ऑयल एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्रीज. तो जीसीसी अलग इसलिए बना बिकॉज दीज आर द कंट्रीज अराउंडिंग द पर्शियन गल्फ. तो अरब कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ में से 6 मेंबर्स ने जीसीसी बना लिया. कब बनाया, इसका जो चार्टर था वो साइन हुआ था 25th of May 1981. ओके, द चार्टर ऑफ जीसीसी वाज साइन्ड ऑन 25th of May 1981. So far it's all clear. मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट होगा इसमें. जीसीसी के हेडक्वार्टर की बात करें तो इट इज इन रियाद, सऊदी अरेबिया, द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया. ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरेबिक. आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें से एक है अरेबिक. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि जितना भी ऑफिशियल वर्क होगा, जितना भी पेपर वर्क होगा ना, इट विल बी ऑल डन इन द अरेबिक लैंग्वेज. ओके, What type of bloc it is? It is a type of trade bloc because ये कंट्रीज आपस में मिलकर ट्रेड पॉलिसीज को रेगुलेट करते हैं. सेक्रेटरी जनरल इस वक्त ये है, इसकी सुप्रीम काउंसिल प्रेसिडेंसी इज इन कुवैत. दीज आर द फैक्ट्स, यू जस्ट हैव टू गिव इट अ रीड. और इस ग्रुप ने, जीसीसी ने अपना एक अलग से मिलिट्री विंग भी बनाया हुआ है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दिस रीजन विच इज कॉल्ड एज पेनिनसुला शील्ड फोर्स. इन सभी कंट्रीज की जो नेवी थी ना, उनमें से कुछ फोर्सेस को मिलाकर इन्होंने पेनिनसुला शील्ड फोर्स नाम से एक मिलिट्री विंग बनाया हुआ है. दैट वाज फॉर्म्ड इन 1984. ओके, सो दीज आर द डिटेल्स ऑफ जीसीसी. नाउ वी कम ऑन टू द एक्चुअल टॉपिक, व्हाट इज कतार डिप्लोमेटिक क्राइसिस. ठीक है, तो आपको अभी मैंने लोकेशन दिखा दी थी. आई जस्ट हैव शोन यू द लोकेशन ऑफ कतार. अगेन वी आर गोइंग बैक टू द गूगल प्रो. ठीक है, सो दिस इज अ स्मॉलर कंट्री कतार, जो इस गल्फ रीजन का एक मेंबर है, जीसीसी का एक मेंबर है. कैपिटल ऑफ कतार इज दोहा. ओके, एंड यू कैन सी ईरान से काफी ज्यादा पास है अक्रॉस द पर्शियन गल्फ. इट इज वेरी क्लोज टू ईरान. तो प्रॉब्लम क्या हुई, देयर वाज अ प्रॉब्लम विथ हाउ दिस डिप्लोमेटिक क्राइसिस स्टार्टेड. आप बोलोगे कि मैम इफ कतार इज अ मेंबर ऑफ जीसीसी देन हाउ द डिप्लोमेटिक क्राइसिस स्टार्टेड. व्हाट हैपेंड on 5th of June 2017, Arab countries like Saudi Arabia, UAE, Bahrain and Egypt, though Egypt is not a member of GCC, but still Egypt, they severed का मतलब होता है to cut, they severed their diplomatic relations with Qatar. इन सभी कंट्रीज ने मिलकर कतार के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कट कर दिया, खत्म कर दिया. डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब ट्रेड रिलेशंस. ठीक है, डिप्लोमेसी का मतलब होता है आदान प्रदान वाले रिलेशंस. एंड दे ऑल्सो बैंड कतार रजिस्टर्ड प्लेन्स एंड शिप्स फ्रॉम यूटिलाइजिंग देयर एयर स्पेस एंड सी रूट्स along with Saudi Arabia, blocking Qatar's only land crossing. तो इन सभी कंट्रीज ने क्या किया, पहले तो कतार के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म कर दिए. कब, जून 2017 में. और साथ ही साथ कतार के ऊपर कई तरह के बैन लगा दिए. कैसे बैन, कि आप हमारा ना लैंड रूट यूज कर सकते, ना सी रूट यूज कर सकते, ना ही एयर स्पेस यूज कर सकते. व्हाट इज एयर स्पेस? मान लीजिए कि जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. यू आर अवेयर ऑफ द मैप ऑफ इंडिया, और हमारे इंडिया के साउथ की तरफ देयर इज अनदर कंट्री लाइक श्रीलंका, है ना. तो मान लीजिए नेपाल की कोई फ्लाइट है. ठीक है, अब नेपाल से कोई फ्लाइट है, उसको श्रीलंका पहुंचना है. ठीक है, तो द बेस्ट पॉसिबल रूट फॉर नेपाल वुड बी टू ट्रैवल ओवर द एयर स्पेस ऑफ इंडिया. इंडिया के ऊपर से फ्लाई करते हुए श्रीलंका पहुंच जाए. ठीक है,
बट फॉर अ नेपाली फ्लाइट टू यूज द इंडियन एयर स्पेस उन्हें इंडियन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनकी परमिशन लगनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी कंट्री को जब किसी और देश के ऊपर से फ्लाई करना रहता है या एयर स्पेस यूज करना रहता है ना, तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब कंट्रीज के आपस में संबंध अच्छे होते हैं, व्हेन दे हैव अ डिप्लोमेटिक टाई-अप्स। ओके, सो मान लीजिए ड्यू टू सम रीजन इफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन नेपाल एंड इंडिया आर नॉट गुड, तो इंडिया वुड स्टॉप नेपाल टू यूज इट्स ओन एयर स्पेस। तो ऐसी हालत में नेपाल हमारी एयर स्पेस यूज नहीं कर सकता, इट विल हैव टू लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस टू रीच श्रीलंका। और ऐसे में होता क्या, यदि किसी देश के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं तो उसके एविएशन इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कतार के साथ। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतार को बोला कि आप हमारा एयर स्पेस यूज नहीं करेंगे और लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट कतार के लिए जो लैंड रूट था वो भी पूरा ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब अगर कतार को दूसरे किसी अफ्रीकन देश में जाना है या इट हैज टू रीच टू सम अदर कंट्रीज विच वाज ऑन द वेस्टर्न साइड, इनिशियली इट यूज्ड टू गो लाइक दिस, सऊदी अरेबिया के ऊपर से फ्लाई करते हुए जा सकता है या यूएई के ऊपर से फ्लाई करते हुए जा सकता है। बट अब कतार के पास ऑप्शन था दैट इट हैज टू गो ऑल द वे लाइक दिस, आइदर यूजिंग द एयर स्पेस ऑफ ओमान और इट हैज टू यूज लाइक वाटर जो है यहाँ पे अरेबियन सी है उसके ऊपर से फ्लाई करते हुए। ठीक है, तो आप देखो जो रूट बहुत ही इजी था, द अप्रोच वाज वेरी इजी, अब वो पूरा घुमा के उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इट वाज लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ फ्यूल, ऑफ मनी, ऑफ टाइम, और बहुत नुकसान हुआ कतार की एविएशन इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये सब कुछ जो था इट हैपेंड इन जून 2017, जब इन कंट्रीज ने कतार के ऊपर इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए। जब इन चारों कंट्रीज ने इनिशियली रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए ना, देयर इट वाज जॉइंड बाय सम अदर कंट्रीज एज वेल, कुछ और कंट्रीज ने कतार के साथ अपने जो उनके रिलेशंस थे वो ब्रेक कर दिए, जैसे कि जॉर्डन, मालदीव्स, मॉरिशियाना, सेनेगल, जिबूटी, कोमोरोस, यमन। तो अब जो कतार था वो बहुत ही बुरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया। देखिए, ये बैन लगने के पहले का मैप है कि हाउ द एयर स्पेस वॉज यूटिलाइज्ड। सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन, सभी तरह से जो था वो कतार की जो फ्लाइट्स थी, जो कमर्शियल फ्लाइट्स थी, वो ट्रैवल कर सकती थी। एंड आफ्टर द बैन वाज इम्पोज्ड, इट वाज ब्लॉक्ड बाय दिस रीजन दैट नन ऑफ द फ्लाइट ऑफ कतार वुड फ्लाई ओवर दिस एरिया। ठीक है, एयर स्पेस को यूज करने से मना कर दिया गया। तो ये हुआ, बट क्यों हुआ? अब आप समझ सकते हैं कि कतार एक बहुत ही छोटा सा देश है, बहुत बड़ा इकोनॉमी तो है नहीं। इस पूरी कंट्री की जो इकोनॉमी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल रिजर्व्स, यू अंडरस्टैंड। But there is one more basic difference between Qatar and other members of GCC. What is that? बाकी के जो 5 members हैं, they are more rich in oil reserves, whereas Qatar is more rich in natural gas. कतार के पास नेचुरल गैस के रिसोर्सेज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द ऑयल। ठीक है, एंड कतार के पास एक ऐसी नेचुरल गैस की फील्ड है विच इज बाय द वे वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड। ठीक है, और उस फील्ड की ओनरशिप जो है इट इज जॉइंटली शेयर्ड बिटवीन कतार एंड ईरान। अभी हम उस टॉपिक पे डिटेल पे बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, हाउ द क्राइसिस हैपेंड। द सऊदी लेड कोएलिशन, मतलब सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया का समर्थन करने वाले जो देश थे जिन्होंने कतार के ऊपर बैन इंपोज किए, उन्होंने क्यों इस तरह का बैन इंपोज किया? दे सेड दैट कतार हैज सपोर्ट फॉर टेररिज्म विच इज द मेन रीजन फॉर देयर एक्शन। कतार हैज सपोर्टेड सम टेरर ग्रुप्स। उन्होंने ये एलिगेशंस लगाए थे कि कतार ने कुछ टेररिस्ट संगठन का सपोर्ट किया है। कौन कौन से संगठन? जैसे कि इट्स नॉट मेंशन इन दिस स्लाइड, दे सेड कि अलकायदा नाम का जो ग्रुप है या आईएसआईएस नाम का जो ग्रुप है विच वाज अफेक्टिंग दिस रीजन वेरी बैडली, इन्होंने इस टेररिस्ट आउटफिट का सपोर्ट किया है। एंड ऑल्सो 2014 में जीसीसी के मेंबर्स ने एक म्यूचुअल अग्रीमेंट किया था कि कोई भी मेंबर किसी भी तरह से किसी भी टेररिस्ट संगठन का या किसी भी ऐसी एक्टिविटी का जिससे टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है या टेरर फाइनेंसिंग का, इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सो व्हाट सऊदी अरेबिया सेड दैट दे हैव ब्रोकन दिस 2014 अग्रीमेंट ऑफ द जीसीसी। ठीक है, नाउ सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज दे आल्सो क्रिटिसाइज्ड अल जजीरा एंड कतार्स रिलेशन विद ईरान। आपने अल जजीरा नाम के न्यूज चैनल के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना है तो ये कतार या दोहा ओन्ड बहुत ही बड़ा न्यूज हाउस है। इट इज ओन्ड बाय कतारी गवर्नमेंट। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन।
अरब कंट्रीज बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं अल जजीरा पे। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव न्यूज कवरेज थ्रू 80 ब्यूरोज ऑन वेराइटी ऑफ द मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन सेवरल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग अरेबिक एंड इंग्लिश, एंड दिस मीडिया हाउस इज ओन्ड बाय कतार। तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि अल जजीरा जो है ना, इट इज एंटी सऊदी अरेबिया। जो भी सऊदी अरेबिया के डिसीजंस होते हैं, जो वहां के किंग डिसीजंस लेते हैं, हमेशा अल जजीरा एक क्रिटिक की तरह उसके लिए एक्ट करता है। सो अल जजीरा हैज बीन अ बिग क्रिटिक ऑफ सऊदी पॉलिसीज, इसी वजह से वो कतार को पसंद नहीं करते। पहली बात उन्होंने ये की, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि कुछ समय से कतार जो है वो ईरान से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, ईरान के साथ उसके रिलेशंस बहुत ज्यादा डीप हो गए हैं। दे हैव बिकम अ बिग सपोर्टर ऑफ ईरानियन गवर्नमेंट विच इज क्रिटिसाइज्ड बाय सऊदी अरेबिया। तो ईरान के साथ कतार की फ्रेंडशिप होने से सऊदी अरेबिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगेन ये सारी रीजनिंग बेस्ड चीजें हैं जो हम अलग अलग टॉपिक्स में समझ चुके हैं। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू हम ये जान पाए हैं कि सऊदी अरेबिया को ईरान से प्रॉब्लम क्या है, वो आप सब समझते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है यहाँ पे रिलीजियस एंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ईरान इज मोस्टली डोमिनेटेड बाय शिया मुस्लिम्स, ठीक है। 98% ऑफ ईरानियन पॉपुलेशन फॉलोज शिया आइडियोलॉजी, वेराज सऊदी अरेबिया जो है ये फॉलो करते हैं सुन्नी आइडियोलॉजी को। तो आपको मालूम है कि शिया सुन्नी की अपनी अलग लड़ाई है, तो सबसे बड़ा एंगल तो यहाँ पे शिया एंगल है। दूसरा, ईरान के जो गवर्नमेंट है, दे हैव बीन सपोर्टिंग ऑफ द सीरियन प्रेसिडेंट। सीरिया में एक अलग ही कहानी चल रही है, पिछले 7 सालों से वहां पर एक सिविल वॉर चल रहा है, और सीरिया के जो एक डिक्टेटर हैं, जो प्रेसिडेंट है बशार अल असद, ही इज अगेन ऑफ शिया आइडियोलॉजी। तो ईरान हैज प्रोवाइड कंसिस्टेंट सपोर्ट टू सीरिया, और सीरिया में बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ है, जिसके लोग माइग्रेट करते करते इन सारे अरब कंट्रीज में आए हैं। तो सऊदी अरेबिया को एक ये भी प्रॉब्लम थी कि ईरान जो है वो सीरिया का सपोर्ट करता है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी जेरूसलम को। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, रिलीजियस एंगल यहाँ पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ईरान को पसंद नहीं करते। और भी कई सारी चीजें हैं। सऊदी अरेबिया के कुछ डिप्लोमैट्स थे, कुछ डिप्लोमेटिक मिशन थे ईरान में, जिन पर 2016 में अटैक हो गए थे। तो 2016 के बाद से ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस बहुत खराब हो गए, ठीक है। सो दीज वर द सर्टेन रीजंस। उसके बाद कतार ने बोला कि आपने हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं कि वी हैव सपोर्टेड सम टेररिस्ट ग्रुप, हम इसको डिनाई करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमने अलकायदा नाम के मुस्लिम संगठन का सपोर्ट किया है। आई थिंक यू नो अलकायदा, ठीक है। ओसामा बिन लादेन, यू रिमेंबर दैट नेम, ही वॉज एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप। तो उनका ये कहना है कि हमने इस ग्रुप का समर्थन कभी नहीं किया। फिर वो कह रहे हैं कि आपने एलिगेशंस लगाए कि हमने ISIS इज व्हाट? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। दिस इज द बिगेस्ट टेररिस्ट ग्रुप विच हैज created problem in this region. Levant क्या होता है? This is the region where we refer to the Syria, Jordan, Egypt all together. तो वाला रीजन पूरा लेवेंट कहलाता है। सो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया तो एक बहुत ही फेमस टेररिस्ट आउटफिट है, जिसको यूएसए ने जिसको लेकर वॉर ऑन टेररिज्म लॉन्च किया हुआ था। तो कतार ने कहा हमने इन ग्रुप्स का समर्थन कभी नहीं किया। हाँ, हमने मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट का सपोर्ट जरूर किया है, वी डोंट डिनाई। हम मुस्लिम ब्रदरहुड मतलब भाईचारा बढ़ाना, इट वॉज अनदर काइंड ऑफ मूवमेंट जिसमें ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम्स शुड बी यूनाइटेड, हमने इसका समर्थन जरूर किया है। और इन्होंने ये भी कहा कि कतार हैज ऑल्सो असिस्टेड यूनाइटेड स्टेट्स, जब इन्होंने ISIS के खिलाफ वॉर ऑन टेरर नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था कि हमें ISIS को जड़ से खत्म करना है। तो कतार सेड कि वी हैव इनफैक्ट सपोर्टेड यूनाइटेड स्टेट्स। हाउ? यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत बड़ा एयरबेस मौजूद है कतार में, तो इस रीजन को मॉनिटर करना, यहां से इस पूरे अरब रीजन से ISIS को हटाना, उनके ठिकानों का पता लगाना, ये सब हमने हेल्प किया है यूनाइटेड स्टेट्स को, ऐसा कतार ने कहा, ठीक है। Initial supply disruptions were minimized by additional imports from Iran and Turkey, and Qatar did not agree to any of the Saudi-led coalition demands. सऊदी अरेबिया ने जब कतार के ऊपर जब रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बैन लगाए कि आप हमारा सी रूट, लैंड रूट, एयर स्पेस यूज नहीं करेंगे, तो उन्होंने बोला कि आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। सऊदी अरेबिया के दिमाग में एक्चुअली ये था, द आइडिया वाज कि कतार इज अ वेरी स्मॉल इकोनॉमी एंड इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर कतार टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम अगर उसको आइसोलेट कर दिया जाए, ठीक है। तो सारे जो बाकी के बड़े अरब कंट्रीज के ये एक तरफ हो गए, इन्होंने बोला कि कतार इज अ स्मॉल इकोनॉमी और ये ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इनको हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो एक पूरा 13 पॉइंट्स की एक पूरी लिस्ट थी। देयर वर सर्टेन एजेंडास, ऐसा कहते हैं, देयर वर 13 डिमांड्स जो सऊदी अरेबिया ने कतार के सामने रखी थी कि आपको ये मांगनी पड़ेंगी।
डिमांड्स जैसे कि आपको आपके रिलेशंस ईरान के साथ खत्म करने पड़ेंगे, आपको आपके रिलेशंस टर्की के साथ खत्म करने पड़ेंगे, टर्की का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। बाय द वे टर्की एंड ईरान आर वेरी गुड अलाई, ये आपस में बहुत अच्छे टर्म्स हैं इनके, ठीक है। फिर इनका तीसरा डिमांड था कि आपको अल जजीरा को खत्म करना पड़ेगा। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर कतार एक्चुअली कि ये सारी डिमांड्स को मीट अप करे। तो जब इनिशियल डेज में जब बैन लगाया गया, अब आप समझ सकते कि लैंड कनेक्टिविटी रोक दी है, एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिया है, तो दिस वाज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन कतार, राइट। तो ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ही दिनों में कतार जो है वो घुटने टेक देगा, बिकॉज इतना बड़ा देश है नहीं, मैक्सिमम चीजें जो है वो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, खाने पीने के लिए भी चीजें कम पड़ेंगी, सो पीपल वुड रियली डाई आउट ऑफ स्टार्वेशन, ऐसा लग रहा था। बट ऐसा हुआ नहीं। इनिशियल डेज में ईरान ने और टर्की ने काफी सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए कतार को, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिमांड्स थी मेजर जो सऊदी अरेबिया वाज प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ कतार, राइट। उसके बाद जब जून 2017 में बैन लगा, दे ट्राइड थ्रू बैकडोर नेगोशिएशंस, बैकडोर चैनल्स के थ्रू डिप्लोमेटिक प्रेशर डलवाने की काफी कोशिश की, लेकिन जब नहीं माना सऊदी अरेबिया, तो कतार के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से एक बयान आया था कि ये जो कंट्रीज हैं बहुत ही ज्यादा स्टबॉर्न हो रहे हैं और इन्होंने कोई भी स्टेप नहीं लिया है कतार क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। दे आर not actually willing that this problem should end. They simply are very rigid on their demands कि कतार को हमारी बातें माननी पड़ेंगी, ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी और तभी हम ये पूरा बैन जो है ये हटाएंगे। तो आप बोलोगे कि मैम why was it problem for Qatar to break relations with Iran? Simply it would have accepted all the demands of Saudi Arabia और ये क्राइसिस खत्म हो जाता, लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि why it was not possible for Qatar to accept all their demands or break relations with Iran. तो कतार ईरान रिलेशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कतार एंड ईरान, दे हैव क्लोज टाइज एंड रिलेशंस, बट these two countries, the relations between these two countries were soured after Saudi Arabia severed ties with Iran following January 2016 attack on Saudi diplomatic missions in Iran. मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में जिक्र किया था। हुआ ये था कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कुछ डेलीगेट्स थे ईरान में मौजूद थे और ईरान में 2016 में उन सऊदी डेलीगेट्स के ऊपर अटैक हुआ था, जिसके बाद से सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस खराब हो गए। तो सऊदी अरेबिया बीइंग अ मेंबर ऑफ जीसीसी एंड काइंड ऑफ डिक्टेटर इन द जीसीसी की पॉलिसीज एक तरह से सऊदी अरेबिया ही डिक्टेट करता था, ये भी कतार को प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया ने बार बार कंपेल किया कतार को कि आप अपने रिलेशंस खत्म कर दो ईरान के साथ, क्योंकि इन्होंने हम पे अटैक किया। 2016 की बात है। तो कतार ने कुछ समय के लिए अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया ईरान से। अब ये एम्बेसडर क्या होता है, देखो इतना मालूम है आपको कि जब भी किन दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं ना, तो ये आपस में अपनी अपनी एम्बेसीज बनवाते हैं एक दूसरे कंट्रीज में। कतार का कैपिटल है दोहा, तो दोहा में ईरानियन एम्बेसी थी, तो ईरान की गवर्नमेंट अपना एक एम्बेसडर उस ईरानियन एम्बेसी में भेजती थी, ठीक है। उसी तरह से ईरान का कैपिटल है तेहरान, तो कतार का एक एम्बेसडर उस तेहरान की कतारी एम्बेसी में बैठता था, ठीक है, इन द दोहा एम्बेसी। तो जब ये रिलेशंस खराब हो गए बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान इन 2016, सऊदी अरेबिया के प्रेशर डालने पर कतार ने अपने एम्बेसडर को ईरान से वापस बुला लिया, बट कुछ समय बाद फिर भेज दिया। तो इट वाज लाइक ऑन एंड ऑफ कि जब सऊदी अरेबिया की तरफ से प्रेशर आता था तो कतार कुछ समय के लिए ईरान से अपने टाइज रोक देता था और वापस में दोबारा से कुछ ना कुछ नया ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाता था। बोथ दी कंट्रीज कतार एंड ईरान, दे आर द मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। आई होप आपने नॉन अलाइन मूवमेंट नाम के बारे में पढ़ा है। एंड ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। Qatar has also held several high-level meetings with Iranian officials to discuss the security and economic agreements. The two countries have close economic relationship, particularly which has affected their diplomatic relations, especially the oil and gas industries. क्या वो रीजन है कि कतार इज सो मच डिपेंडेंट ऑन ईरान, इसको यहाँ पे समझते हैं। मैंने आपको गूगल प्रो पे मैप दिखाया था, दिस इज कतार एंड दिस इज ईरान और ये है आपका पर्शियन गल्फ। इस रीजन में यहां एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस का फील्ड है। द नेम ऑफ दैट नेचुरल गैस फील्ड इज साउथ पार्स नॉर्थ डोम फील्ड।
Okay, so big portion of Qatar's oil come from a field that is related to Iran. Iran and Qatar jointly control the world's largest natural gas field, as I have told you. तो ये जो black में आपको दिख रहा है ना, this is the South Pars North Dome gas field, and इसकी ownership जो है, this is jointly shared between Iran and Qatar. ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है. जैसा कि मैंने बताया कि जीसीसी के सभी मेंबर्स में से कतार के पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स ज्यादा हैं, ऑयल के रिजर्व्स कम है. तो जो छोटा इकोनॉमी है, जिस कंट्री के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है, वॉज इट गोइंग टू रिस्क इट्स रिलेशन विथ ईरान, जिस नेचुरल गैस फील्ड की ओनरशिप ये ईरान के साथ जॉइंटली शेयर करता है. इट वॉज नॉट वेरी इजी फॉर ईरान टू सिवियर इट्स टाई विथ, इट वॉज नॉट इजी फॉर कतार टू सिवियर इट्स टाइज विथ ईरान. क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है जिसकी ओनरशिप ये जॉइंटली शेयर करता था ईरान के साथ. तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की पूरी जो इकोनॉमी है, इट वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन दिस नेचुरल गैस फील्ड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इस एजेंसी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. This field hold the capacity of 1800 trillion cubic field of natural gas and around 50 billion barrels of natural gas condensate. On the list of natural gas field, it has almost as much recoverable reserves as all the other fields combined. तो बाकी की दुनिया में जितनी fields हैं उनके reserves को एक तरफ combine कर दो और इस natural gas field के reserves को एक तरफ रख दो. ठीक है. तो इस field के reserves ज्यादा हैं. तो इतनी बड़ी नेचुरल गैस की फील्ड को क्या कतार रिस्क कर सकता था? इट वॉज हेविली डिपेंडेंट ऑन दिस. एंड व्हाट सऊदी अरेबिया वॉज एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ कतार, कि इस फील्ड के बारे में कतार भूल जाए, इसकी फील्ड को छोड़ दे, अपने रिलेशंस ईरान के साथ खत्म कर दे और पूरी तरह से जीसीसी का एक शरीफ मेंबर बन के रहे. एंड इट हैज टू फॉलो ऑल द पॉलिसीज एंड regulations which are framed by Saudi Arabia under GCC. तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर कतार गवर्नमेंट. तो इसी वजह से ये बैन उनके ऊपर लगाया गया 2017 में. एंड आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा अब जब सारे कंट्रीज ने कतार को आइसोलेट कर दिया. सो दिस एक्चुअली बिकेम एन अपॉर्चुनिटी फॉर ईरान. ईरान वो देश जिसको ऑलरेडी सारी दुनिया ने बाइकआउट कर रखा है. यू नो दैट देयर आर ओनली 2 कंट्रीज राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड जिनको FATF ब्लैकलिस्ट में रखा हुआ है, दैट इज नॉर्थ कोरिया एंड ईरान. तो ऑलरेडी लॉट मेनी कंट्रीज हैव बाइकॉटेड ईरान. किसके चलते? यूएसए के इकोनॉमिक सैंक्शंस के चलते. बाकी कंट्रीज ने भी ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दिया है. तो ईरान के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन गई है. ईरान गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद कतार. ठीक है. सो ऑन 5th of June द डे क्राइसिस इरप्टेड. ईरान ने इनफैक्ट अरब कंट्रीज को बोला कि यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम विद द डायलॉग एंड दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, कि आप कतार को ब्लॉक कर दे. आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड द पर्शियन गल्फ अलाइज ब्लॉक्ड कतार इकोनॉमिकली, ईरान सेंट फूड सप्लाईज अमाउंटिंग टू 1100 tons of fruits and vegetables, 66 tons of beef to Qatar on a daily basis. So as I've told you, this turned out to be an opportunity for Iran to have a great trade relation with कतार. तो वो डेली बेसिस पे कतार को फूड सप्लाई प्रोवाइड करने लगा क्योंकि अब उनको ट्रेड का मौका मिल गया. कतार की गवर्नमेंट जैसे दूसरे देशों को पैसा दे रही थी वैसे कि ईरान की गवर्नमेंट को पैसा देगी. एंड नोबडी वाज डूइंग ट्रेड विद ईरान दिस टाइम, राइट? तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ईरान क्यों इतना चाहता था कतार को हेल्प करना. और जाहिर सी बात है, जब भी ऐसा होता है ना कि एक बड़ा ग्रुप है, यदि उस ग्रुप ने किसी कंट्री को बाहर कर दिया है, फिर धीरे से दूसरे कंट्री को बाहर कर दिया, जो दो बचे हुए कंट्रीज है ना, वो आपस में फ्रेंड्स तो बनेंगे ही बनेंगे. सो दिस इज व्हाट हैपेंड. ऑन 25th of June इरानियन प्रेसिडेंट रूहानी, इनका एक स्टेटमेंट आया था कि हम कतार के साइड बाय साइड खड़े रहेंगे और जो भी हो जैसा भी हो हम उनका हमेशा समर्थन करेंगे. ठीक है. तो उन्होंने डेली बेसिस पे फूड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. जो बाकी सऊदी अरेबिया UAE को लग रहा था कि इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर कतार टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज ये खाने पीने के आइटम्स के लिए भी इंपोर्ट्स पे बहुत हेविली डिपेंडेंट करते हैं. तो ये सारी चीजें इनकी कौन फुलफिल कर रहा था? ईरान. ठीक है. सो फाइनली हाउ दिस क्राइसिस हैज कम टू एन एंड. यू नो द क्रेडिट गोज टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प. हाउ दिस क्राइसिस हैज कम टू एन एंड. क्या हुआ है इसको हम देखते हैं. तो आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प का एक गुड बाय गिफ्ट है. हिज टर्म इज गोइंग टू एंड ऑन 20th of January. 20 जनवरी को वो अपना पावर हैंडओवर करने वाले हैं टू द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट, दैट इज मिस्टर जो बाइडन. और इनको इस पूरे क्राइसिस को एंड किया है उन्होंने जाते जाते. स्पेशली द पर्सन बिहाइंड दिस इज his son-in-law Jared Kushner. Okay, he is the senior advisor to Mr. President Donald Trump. तो उनकी वजह से पूरा conflict end हुआ है.
तो कैसे हुआ है, रिसेंटली जीसीसी का 41st समिट हुआ, ओके, 41st समिट ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इट वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया के एक एंशिएंट सिटी में, एंड द नेम ऑफ दैट सिटी इज अल उला. डू रिमेंबर दिस, okay, so there was a very ancient city, very famous city, very famous from the tourist point of view, Al Ula, मेदिना रीजन में आता है ये शहर. यहां पर जीसीसी का 41st समिट हुआ. आपको मालूम है ना, हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल समिट्स होते हैं. सो दिस वाज 41st इन नंबर. और इस 41st जीसीसी के समिट पे इन्होंने ये कतार क्राइसिस को एंड करने की बात कही. ओके, सो समथिंग अबाउट दिस अल उला, इस शहर के बारे में कुछ डिटेल्स हैं. दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम दिस समिट. ये सारे लीडर्स जो हैं ये फिजिकली मौजूद थे अल उला में. लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, अल उला इज नोन फॉर रॉकी स्ट्रक्चर्स एंड एंशिएंट एनक्रेविंग्स. द सिटी लाइज अलोंग द हिस्टोरिक ट्रेड लूप लिंकिंग अरेबियन पेनिनसुला, सीरिया एंड इजिप्ट. ओके, इस शहर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन. तो इस शहर में बेसिकली सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने पहल की और इन्होंने बोला कि हम एक डिक्लेरेशन साइन कर रहे हैं जिसको बेसिकली बोला गया है अल उला स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है. तो ये 41st समिट हुआ था 5th ऑफ जनवरी 2021 को. 4th ऑफ जनवरी 2021 को बेसिकली दो लोग इन्वॉल्व थे, कुवैत एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इन्होंने इस डील को ब्रोकर करवाया. ब्रोकर मतलब दी वे द मीडिएटर्स. सो कुवैत एंड यूनाइटेड स्टेट दे जॉइंटली ब्रोकर्ड दिस डील सॉल्विंग द क्राइसिस. सो अगर कहीं से क्वेश्चन में या पैसेज में यह आता है कि विच वे द कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग द कतार कॉन्फ्लिक्ट, तो रिमेंबर टू नेम्स, वन वाज कुवैत, अनदर वाज यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसमें मेजर रोल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, वो भी हम देखेंगे वाई, क्यों करवाया. नाउ अंडर दिस डील सऊदी अरेबिया विल एंड ऑल द ब्लॉकेड ऑफ द गल्फ नेबर एंड रीओपन द बॉर्डर. 2017 जून से जो ब्लॉकेड लगाया था कतार के ऊपर, इस डील में ये बोला गया कि आपके ऊपर से सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएंगे. वी विल ओपन अवर एयर स्पेस, अवर लैंड कनेक्टिविटी, लैंड रूट एंड वाटर रूट फॉर कतार. 5 जनवरी को ये समिट हुआ था, 41st समिट ऑफ जीसीसी, जिसमें अल उला स्टेटमेंट दिया गया. इस स्टेटमेंट में यही कहा गया कि वापस से हम कतार को, वी आर गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक विद कतार एंड we'll open all our airspace and our land route and sea route for कतार, और हम वापस ट्रेड स्टेब्लिश करेंगे. ठीक है. इन एडिशन टू द स्टेटमेंट फाइनल कम्युनिक वॉज साइन. अच्छा, इस अल उला स्टेटमेंट के सारे डिटेल्स अभी ओपन नहीं किए गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना. कतार की तरफ से भी ये स्टेटमेंट था, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी ये स्टेटमेंट था. दे सेड दैट ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट येट क्लियर. अभी सारी चीजें उन्होंने ओपन नहीं की है. इट वाज अ वेरी जनरल प्रिंसिपल विच वाज साइंड, अ जनरल अग्रीमेंट वाज साइंड दैट हम ब्लॉकेड ओपन कर रहे हैं, बट सारी चीजें भी डिटेल में उन्होंने बाहर नहीं दिखाई हैं. कतार हैज apparently not fulfilled any of the 13 demands. तो देखो, जिसके चलते, जिस रीजन के चलते इन सभी देशों ने कतार के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे और इतना बड़ा क्राइसिस हुआ जो इतने लंबे वक्त तक चला, जो 13 डिमांड्स इन्होंने कतार के सामने रखी थी. ऐसा नहीं है कि कतार ने कोई भी डिमांड मान ली है. कतार हैज नॉट एक्सेप्टेड एनी ऑफ द डिमांड, बट स्टिल सऊदी अरेबिया हैज लिफ्टेड द बैन. सो आप समझ सकते हैं कि कौन सा साइड यहां पे झुक गया. सो इट्स ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया, यूएई एंड अदर कंट्रीज, द कोएलिशन, दे have actually compromised and they have lifted up all the restrictions. कतार ने यहाँ पे कोई भी बात उनकी नहीं मानी. ऐसा नहीं है कि कतार ने ईरान के साथ रिलेशंस खत्म कर दिए या अपनी एम्बेसी वापस वहां पे शट डाउन कर दी तेहरान में, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर एंटोनियो ग्यूटेरेस, आप जानते हैं, उन्होंने ये डिसीजन को वेलकम किया है और उन्होंने कहा है कि द रीओपनिंग ऑफ द एयर स्पेस फॉर सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन एंड इजिप्ट, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है. और all countries concerned with the concern, they will continue to act in a positive spirit to strengthen their relations. ये किसका स्टेटमेंट है? एंटोनियो ग्यूटेरेस. एंटोनियो ग्यूटेरेस कौन है? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था, पब्लिक स्टेटमेंट. रेस्ट्रिक्शंस लगाए कतार के ऊपर. कतार को 3.5 साल तक बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई. एविएशन इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा. इस बीच में ईरान ने काफी सपोर्ट किया कतार का. कतार ने कोई भी बात नहीं मानी, सऊदी अरेबिया की किसी भी तरह की कोई डिमांड फुलफिल नहीं की, उसके बावजूद ये रेस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप कर दिए गए. सो व्हाट कुड बी द रीजन? अब मैं इसके रीजंस बताती हूं. अभी मैंने बताया कि डील को ब्रोकर किसने किया है. द डील वाज ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, राइट. तो यूएसए के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट था कि ये क्राइसिस सॉल्व हो जाए? बिकॉज यूएसए का सबसे बड़ा राइवल इस वक्त कौन है, या मैं बोल सकती हूँ कि यूएसए को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस वक्त ईरान के साथ.
ठीक है। ईरान वॉज टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। ईरान के ऊपर बाकी सारे कंट्रीज को मना कर रखा यूएसए ने कि कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेगा। बट इस पूरे क्राइसिस पीरियड के दौरान कतार ने ईरान के साथ कई तरह के ट्रेड अग्रीमेंट साइन करे, ठीक है, बिकॉज कतार वॉज ऑल्सो नॉट लेफ्ट विथ एनी अदर ऑप्शन। तो कतार ने ईरान के साथ कई तरह के ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए, विच अल्टीमेटली अमेरिका थॉट कि ये प्रॉब्लम जो है, ये क्राइसिस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही और बढ़ रही है, ठीक है। सो अगेन दे वांटेड टू ब्रिंग कतार ऑन दी अदर साइड ऑफ द, बोलना चाहिए, ऑफ द प्लेइंग फील्ड, कि ईरान को फिर से हमें आइसोलेट करना है, कतार को कैसे भी समझा बुझा के वापस अपनी तरफ हम लेकर आ जाएं। सो इट्स यूएसए विच हैज प्रेशराइज्ड सऊदी अरेबिया, बिकॉज यूएसए सऊदी अरेबिया एली है, अगेन दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो यूएसए के प्रेशर के चलते सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सभी देशों ने वापस कतार को अपने ट्रैक पे लाने की कोशिश की, सारे रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए ताकि कतार और ईरान के ज्यादा ट्रेड अग्रीमेंट्स ना हो जाए, ताकि कतार और ईरान ज्यादा एक दूसरे को ट्रेड बेनिफिट्स ना पहुंचा पाए। क्योंकि अभी तक इनको भी समझ में आ गया कि कतार की गवर्नमेंट झुकने वाली नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर नेचुरल गैस फील्ड की जो ओनरशिप है वो तो छोड़ने से रहा कतार। सो अल्टीमेटली हमको ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यूएसए नहीं चाहता था कि ईरान को और ज्यादा बेनिफिट मिले। अभी आपको ये वाला एंगल भी पूरा समझना पड़ेगा कि अभी जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट है मिस्टर जो बाइडेन, ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बराक ओबामा जब JCPOA साइन किया गया था, ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया गया था। सो देर आर हैवी चांसेस कि जैसे ही जो बाइडेन अपना चार्ज संभालेंगे ऑफिस का, ही इज गोइंग टू रिवाइव ईरान न्यूक्लियर डील। ओके, सो देर आर स्पेक्यूलेशंस। तो डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते ये कर गए कि कहीं ईरान को ज्यादा बेनिफिट ना मिले, इसी के चलते कतार को वापस इन्होंने क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व कर दिया और सऊदी अरेबिया और कतार को एक टीम में लाने की बात कही। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक, द कतार क्राइसिस एंड द लेटेस्ट अपडेट। अच्छा, इंडिया के ऊपर इसके इंपैक्ट्स की बात करें तो इट इज गुड फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस कतार के साथ भी अच्छे हैं, इंडिया के रिलेशंस सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे हैं, और इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ भी अच्छे हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी देयर, आवर इन्वॉल्वमेंट इज देयर इन छाबार पोर्ट ऑफ ईरान। हालांकि छाबार पोर्ट को लेकर एक अलग न्यूज आई थी कि ईरान ने ये कहा कि इंडिया को अभी तक पैसे दे देने चाहिए थे। देयर वॉज सम प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रेलवे ट्रैक्स, लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, जिसके लिए इंडिया की तरफ से पेमेंट्स आने थे, पर पैंडेमिक के चलते वो पेमेंट डिले हो गए। तो ईरान ने बोला अब हम रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन खुद ही शुरू करेंगे, वी आर नॉट वेटिंग फॉर इंडिया। तो हालांकि बात वो वहां पे खराब हो गई थोड़ी सी, बट स्टिल अवर इन्वॉल्वमेंट इज देयर इन छाबहार पोर्ट, तो हमारे लिए तो बेटर ही है, वी डोंट हैव प्रॉब्लम विथ एनी कंट्री, ठीक है। अगर हमारे दो फ्रेंड्स हैं वो आपस में लड़ेंगे तो प्रॉब्लम तो हमको ही होगी। सो इट्स गुड फॉर इंडिया की क्राइसिस रिजॉल्व हो गया, सऊदी अरेबिया से भी रिलेशंस हमारे अच्छे हैं, कतार से भी रिलेशन। देन लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूएसए प्रोटेस्ट ऑफ 2021। तो अभी तक आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा, इफ यू आर रीडिंग ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एज आई हैव टोल्ड यू टू डू सो, तो आप लोगों ने ये सारी चीजें अभी पढ़ी होंगी क्या हुआ है रिसेंटली यूएसए में, और डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ठीक है। हार्डली फ्यू डेज लेफ्ट, आई थिंक आज ऑलरेडी 9th हो गया है, 10-11 दिन बचे हैं, 20 तारीख को इनॉग्रेशन सेरेमनी है। व्हाट इज इनॉग्रेशन सेरेमनी? जिन लोगों ने नहीं देखा है, यू हैव अ वीडियो लेक्चर ऑन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जो अभी अमेरिका में लास्ट मंथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, दैट मीन्स इन नवंबर 2020 जो इलेक्शंस हुए थे, उस पर एक पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है किस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं एंड व्हाट हैपेंड दिस टाइम, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, देन यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन यूएसए। ओके, तो ये अभी हम पढ़ लीजिए एंड देन यू कैन रिवाइज दैट वीडियो, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। तो आपको मालूम है अमेरिका के जो इलेक्शंस हुए थे, दैट हैपेंड इन नवंबर 2020 एंड द डे वाज कॉल्ड एज सुपर ट्यूसडे। ये मैंने बताया आपको, जिस दिन इलेक्शन होते हैं दैट्स कॉल्ड एज सुपर ट्यूसडे। सुपर ट्यूसडे को इलेक्शन हो गए, उसके बाद दिसंबर में उन सारे वोट्स की काउंटिंग होती है ना। यू आर ऑल अवेयर ऑफ दैट, आई हैव ऑलरेडी डन दैट टॉपिक विथ यू ऑल। यूएसए में 2 हाउस होते हैं, यूएसए की जो पार्लियामेंट होती है उसे कहा जाता है यूएस कांग्रेस, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरह से यूएस कांग्रेस में 2 हाउस होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ सीनेट। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 538 होती हैं। ये सब मैं बता चुकी हूं, इस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। 538 में से किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए 538 आर द सीट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। सो फॉर एनी कैंडिडेट टू विन द इलेक्शन ही नीड
538 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, मतलब 50% प्लस 1 का क्राइटेरिया होता है, दैट वाज 269, ठीक है, एंड प्लस 1 दैट वुड बी 270, ठीक है। सो विनिंग क्राइटेरिया फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज 270। जिस भी कैंडिडेट को 270 वोट्स मिलेंगे या 270 सीट्स मिलेंगी इलेक्टोरल कॉलेज की, दैट पर्सन वुड बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे जो बाइडेन, इनको मिले हैं 306, दैट इज 51% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड, 51.4%। एंड रिपब्लिकन पार्टी के जो ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, इनको मिले 232, दैट इज 46.9%। रिगार्डिंग अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, एक कैंडिडेट जो है, वन पर्सन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फॉर 2 टाइम्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी 2016 के इलेक्शंस जीते थे, उनका एक टर्म खत्म हो गया, एक टर्म होता है 4 साल का। ही वॉज कॉन्टेस्टिंग दिस टाइम फॉर द सेकेंड टर्म, वो अपने सेकेंड टर्म के लिए इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रहे थे। हिज टर्म इज गोइंग टू ऑफिशियली एंड ऑन 20th of January 2021, और 20 जनवरी 2021 को 12 बजे इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जिसमें नए प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर जो बाइडेन शपथ लेंगे प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो पूरी टाइमलाइन मैंने बताई हुई थी कि सुपर ट्यूसडे को इलेक्शन हुआ, फिर दिसंबर में काउंटिंग होती है, 6 जनवरी को ऑफिशियली रिजल्ट का अनाउंसमेंट होना था, और फिर 20 जनवरी को इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है जिसमें नए प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स हैं, ये इलेक्शन रिजल्ट्स हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 6th of January 2021 इट वॉज अ डे व्हेन ऑफिशियली द अनाउंसमेंट विल बी डन कि किस कैंडिडेट को कितनी सीट्स मिली है इलेक्टोरल कॉलेज की, ठीक है। तो उसी 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर प्रोटेस्ट का आयोजन करवाया। कैसे हुआ ये देखिए। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये हुआ है, आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटॉल, ठीक है। तो कैपिटॉल इज अ पूरा कॉम्प्लेक्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल बिल्डिंग्स। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसमें कई अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, या इसको कैपिटॉल बिल्डिंग भी कहा जाता है। तो जैसे हमारा सांसद होता है ना, वी हैव अवर पार्लियामेंट हाउस, वी हैव द लोकसभा, वी हैव राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति भवन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में वॉशिंगटन डीसी जो है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में वॉशिंगटन डीसी में एक पूरा कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग है, इसको कैपिटॉल बिल्डिंग कहा जाता है। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। यहां पर उनकी सांसद बैठती है, उनकी पार्लियामेंट बैठती है, मतलब पार्लियामेंट को यूएस कांग्रेस कहा जाता है। एंड सीट ऑफ लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ यूएस फेडरल गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव ब्रांच मतलब उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो लोअर हाउस, एंड ऑल्सो द हाउस ऑफ सीनेट। इट इज लोकेटेड, इस पूरे कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की, कैपिटॉल बिल्डिंग की लोकेशन है लोकेटेड ऑन द कैपिटॉल हिल इन द ईस्टर्न एंड ऑफ द नेशनल मॉल इन वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। तो ये डिटेल्स है। प्रोटेस्ट 6 जनवरी को हुए, कहां हुए? कैपिटल बिल्डिंग में हुए। कैपिटल बिल्डिंग क्या है? ये पूरा कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स है, जो आप समझ सकते हैं यूएस कांग्रेस है, जहां पे उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ सीनेट बैठते हैं, पूरी पार्लियामेंट है वहां पर उनकी, ठीक है। ऑल्दो कुछ डिटेल्स है कैपिटल बिल्डिंग से रिलेटेड। द कैपिटल वाज टेम्पररीली रेंडर्ड अनयूजेबल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ 1814 बर्निंग ऑफ वॉशिंगटन। 1814 में एक वॉर हुआ था बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश, जिसमें ब्रिटिश ने, दैट वॉर वाज कॉल्ड एज बैटल ऑफ ब्लेडेंसबर्ग। इसमें ब्रिटिश ने इस कैपिटल बिल्डिंग को जला दिया था, और उस वक्त व्हाइट हाउस जो था, उस वक्त कहा जाता था प्रेसिडेंशियल मैंसन, इसको भी जला दिया था। तो कैपिटल बिल्डिंग को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और रिकंस्ट्रक्शन करते समय इसमें कई सारी नई चीजें भी बनाई गई थी। सो दिस आर इंफॉर्मेशन, यू जस्ट हैव टू रीड इट। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि कैपिटल बिल्डिंग को एक बार पूरी तरह से जला दिया गया था 1814 में। व्हाइट हाउस को भी जला दिया गया था। उस वक्त व्हाइट हाउस को व्हाइट हाउस नहीं कहते थे, प्रेसिडेंशियल मेंशन कहते थे, ठीक है। सो दिस इज द बिल्डिंग, कैपिटल बिल्डिंग, जहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं, ठीक है। अब व्हाट आर यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल प्रोटेस्ट? तो मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बता देती हूँ कि क्या हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि 6 जनवरी को ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना था रिजल्ट्स का। इस कैपिटल बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर एक और मॉन्यूमेंट है, ये आप जो इमेज देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। इट इज वेरी क्लोज टू कैपिटल बिल्डिंग। तो इस वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास बहुत सारे सपोर्टर्स आ गए। किसके सपोर्टर्स? डोनाल्ड ट्रंप के। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को इस वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास बुलाया। हजारों सपोर्टर्स थे डोनाल्ड ट्रंप के, ठीक है। अच्छा, जब मैंने आपको अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बताया था, मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही मे बी अ पॉपुलर प्रेसिडेंट। मैंने बताया था ना कि पॉपुलर वोट से कोई प्रेसिडेंट बने, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर जब आप समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा वोट्स मिले हैं,
पर उन्हें उन स्टेट्स में ज्यादा वोट्स मिले हैं जहां पर इलेक्टोरल कॉलेज की सीट कम है, और जो बाइडेन को उन स्टेट्स में जहां पे उनको उन स्टेट्स में वोट मिले हैं ज्यादा, जब समझ सकते हैं जहां पे इलेक्टोरल कॉलेज की सीट ज्यादा है, तो कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर है। Joe Biden is not the popular leader. He is not the popular president who has been elected. Donald Trump is more popular. उनको वोट्स ज्यादा मिले हैं, बट वो उन स्टेट्स में उनको वोट मिले जहां पे इलेक्टोरल कॉलेज की सीट कम है। इसी वजह से जो बाइडेन जीत गए हैं। कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा व्हेन यू विल अगेन गो थ्रू द वीडियो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो 6 जनवरी को जब अनाउंसमेंट होना था, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे समर्थकों को, प्रोटेस्टर्स को वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास बुलाया एंड दे ऑर्गेनाइज्ड अ रैली व्हिच वाज कॉल्ड एज सेव अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत लंबे वक्त, जब से ये इलेक्शन रिजल्ट्स आउट हुए थे, दैट वाज इन दिसंबर, उन्होंने ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन इलेक्शन रिजल्ट्स को मानने से मना कर दिया, और उन्होंने ये बोला कि मैनिपुलेशन हुआ है, इलेक्शन रिजल्ट्स आर नॉट जेन्युइन, मैनिपुलेशन हुआ है, मैं ही जीता हूं, जो बाइडेन इज नॉट द रियल विनर। ऐसा करके उन्होंने कई सारे ट्वीट किए, जिससे जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स थे वो बहुत भड़क गए हैं। ठीक है, अब इस रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह की स्पीच दी। उन्होंने ये बोला कि ये जो नतीजा जो दिख रहा है आपको, दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आई एम द वन हु हैज बीन इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ अमेरिका, लेकिन इलेक्शन में धांधली हुई है। इस तरह से उन्होंने हेट स्पीचेस दी। इवेंचुअली द प्रोटेस्टर्स इन्वेडेड द यूएस कैपिटल बिल्डिंग, और डोनाल्ड ट्रंप के उकसाने पे ये जो प्रोटेस्टर्स थे बहुत वायलेंट हो गए। ठीक है, और ये कैपिटल बिल्डिंग के अंदर ये पूरी तरह से घुस गए। अब आप समझ सकते हैं कि यदि मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं और मैं बोलूं कि हमारी पार्लियामेंट में या हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में मास घुस जाए या मॉब घुस जाए, हजारों लोग घुस जाए, इज इट फिजिबल और इज इट जस्ट, मतलब इज इट राइट कि हजारों लोगों आसानी से हमारी पार्लियामेंट में या हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में घुस रहे हैं? दिस कैन नॉट हैपन, राइट? और यूएसए जैसे कंट्री में तो और नहीं हो सकता। यूएसए इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इनफैक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस धरती का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है, इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ। और स्टिल उनके कहने पर जो लोग थे वो पूरी कैपिटल बिल्डिंग में इन्वेड कर गए। प्रेसिडेंट ट्रम्प इंस्ट्रक्टेड द सपोर्टर्स टू मार्च ऑन टू द कैपिटल बिल्डिंग एंड ओवरटर्न द इलेक्शंस। उन्होंने इस तरह से हेट स्पीचेस दी कि आप इन इलेक्शंस को मानने से मना कर दो, आप मजबूर कर दो सारे लोगों को, जितने वहां पे पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि इलेक्शंस को नलीफाई कर दिया जाए। एंडेड अप इन आर्म्ड स्टैंड ऑफ, जाहिर सी बात है पुलिस कंट्रोल करना चाहेगी इतनी मॉब को। स्टॉर्मिंग ऑफ द बिल्डिंग एंड द रॉयट्स आर बीन डिस्क्राइब्ड एज सेडिशन, इन्फेक्शन एंड डोमेस्टिक टेररिज्म। ठीक है, तो यही है कैपिटल प्रोटेस्ट। एक देश का प्रेसिडेंट अपने ही लोगों से कह रहा है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी का मजाक बना दो। डू नॉट रिस्पेक्ट अवर पार्लियामेंट, डू नॉट रिस्पेक्ट द कांग्रेस, डू नॉट रिस्पेक्ट द पार्लियामेंटेरियंस। लोगों को मजबूर कर दो कि वो इलेक्शंस को नलीफाई कर दें। सो दिस इज नॉट राइट एक्चुअली। तो दीज आर फ्यू इमेजेस विच यू कैन सी, दीज आर द इमेजेस फ्रॉम द प्रोटेस्ट। कैपिटल बिल्डिंग के सामने इस तरह से पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, हजारों लोग वहां पे मौजूद थे। ठीक है, सो दीज आर द सीरीज ऑफ इवेंट्स, आई हैव जस्ट रिटन इट। दीज द सोर्सेस, द हिंदू। ट्रंप की रैली होती है 6 तारीख को, वो लोगों को बोलते हैं कि वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास आप इकट्ठा होइए, लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, राइट स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रंप के भड़काने पे दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, लोग कैपिटल बिल्डिंग के अलग अलग चैम्बर्स में चले जाते हैं, दे डू नॉट रिस्पेक्ट एनीथिंग। ठीक है, आप समझ सकते हैं कैपिटल बिल्डिंग में स्पीकर का ऑफिस है, और बहुत सारे जो अलग अलग डेलीगेट्स होते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उनके ऑफिस है, लोग वहां चले गए। इनफैक्ट कुछ तो ऐसी न्यूज थी कि ऑफिसेज में जाके वहां का सामान बाहर लेके आ गए। ठीक है, सो दिस वाज वेरी वेरी लाफेबल एंड वेरी शॉकिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड कि यूएसए जैसे देश में ऐसा हो रहा है। द कंट्री विद द लॉन्गेस्ट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद रिएक्शन ऑफ यूएसए गवर्नमेंट, तो हजारों सोल्जर्स जो थे, द नेशनल गार्ड्स, इनको वहां पे भेजा गया दैट यू हैव टू कंट्रोल द मॉब। फिर फाइनली देखो, बहुत सारी चीजें, स्पेक्यूलेशंस इसको लेकर भी बोला जा रहा है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि पुलिस ने इतने लोगों को वहां पे एंटर कर लेने दिया यूएस कैपिटल बिल्डिंग में। तो जो बाइडेन का अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया था, उसमें इन्होंने ये कहा कि लास्ट ईयर भी यूनाइटेड स्टेट में प्रोटेस्ट हुए थे। अगर आपने पढ़ा होगा ब्लैक लाइफ मैटर्स, जब एक अफ्रीकन अमेरिकन को मार दिया गया था, उनको लेकर भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दैट न्यूज। सो जॉर्ज फ्लॉयड नाम था उन अफ्रीकन अमेरिकन का, उनको लेकर भी यूएसए में प्रोटेस्ट चले थे। तो जो बाइडेन ने कहा कि उस वक्त पुलिस ने जितनी स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी और जिस तरह से प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल किया था,
इस यूएस कैपिटल प्रोटेस्ट के वक्त पुलिस ने इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाया, लोग आसानी से पूरी बिल्डिंग्स में एंटर कर गए, व्हाइट हाउस तक एंटर कर गए, मतलब द एरियाज विच वर रेस्ट्रिक्टेड फॉर द कॉमन पीपल आसानी से वहां चले गए। तो पुलिस इतनी सख्त क्यों नहीं थी? तो जो बाइडेन ने इसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ठीक है, सो अगेन द सेम पॉइंट्स आई हैव हाइलाइटेड, कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, यू जस्ट कैन रीड इट इन द पीडीएफ, सेम चीजें। अब जब ये पूरा एपिसोड हो गया तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर वर रिएक्शंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, बोरिस जॉनसन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, स्कॉट मॉरिसन हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सभी ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, एवरीबडी वाज सो शॉक्ड। ठीक है, इसके चलते बात हो रही है कि क्या अमेरिका में 25th अमेंडमेंट को इन्वोक किया जाएगा। सो व्हाट इज 25th अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 27 अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, देयर आर ओनली 27 अमेंडमेंट्स एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हैज 104 अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो अमेरिका का जो 25वां अमेंडमेंट है वो क्या बात करता है? This amendment lays out how the US president and vice president may be succeeded or replaced. डोनाल्ड ट्रंप के जो वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि आप 25th अमेंडमेंट को इन्वोक कर दीजिए, तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप को उनके ऑफिस से हटा दीजिए। तो इस 25th अमेंडमेंट के बेसिकली 4 सेक्शंस है इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर 4 सेक्शंस जिसमें से बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कैन बी रिप्लेस्ड यूजिंग द 4th सेक्शन। सो व्हाट इज द 4th सेक्शन ऑफ द 25th अमेंडमेंट? इस पे मैं हाईलाइट करूंगी। ठीक है, बाकी के आप रीड करिए, बहुत सिंपल है, समझ में आएगा। 4th सेक्शन का मतलब यह है कि यदि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की काउंसिल जो होती है, जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं, यदि उनको लगता है कि प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन ले रहे हैं, ही इज नॉट इन हिज कंप्लीट सेंस, ही हैज लॉस्ट द सैनिटी, ही हैज लॉस्ट द पावर टू जज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, उस केस में यदि वाइस प्रेसिडेंट ये सर्टिफाई कर दे कि यस प्रेसिडेंट इज नॉट इन द सेंसेस, तो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इफ द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिक्लेयर हिज और हर इनकॉम्पिटेंस, 4th section of the amendment requires the vice president and the cabinet to jointly ascertain this, and if they do so, vice president can immediately assume the position of the acting president. तो माइक पेंस के ऊपर ये बोला जा रहा है, सारे पार्लियामेंटेरियंस, बिकॉज एवरी पार्लियामेंटेरियन वाज इन शॉक जब मॉब, जो प्रोटेस्टर्स थे वो अंदर तक आ गए कैपिटल बिल्डिंग में, तो वहां के जो डेलीगेट्स थे, जो मेंबर्स थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, सीनेट के, दे वर ऑल इन शॉक, ये कैसे हो रहा है। सो माइक पेंस पे प्रेशर आ रहा है कि आप 25th अमेंडमेंट को इन्वोक कर दीजिए। यदि आप साइन कर देते हैं, ये प्रूव कर देते हैं कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट इन द सेंसेस, और उन्होंने ये जो लोगों को भड़काया कि आप अंदर चले जाइए और प्रोटेस्ट करिए, इन्होंने अपने सेंसेस में नहीं लिया है। सो बाय डूइंग दिस, इफ दे इन्वोक 25th अमेंडमेंट, अगर मेजॉरिटी के लोग साइन कर देते हैं, पूरे के पूरे मिनिस्टर्स एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप विल नो मोर बी द प्रेसिडेंट एंड माइक पेंस विल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट टिल 28th जनवरी। ये चीज इतनी खराब हो चुकी है कि यूएसए की जो लोकसभा की जो स्पीकर है ना, लोकसभा मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उन्होंने कल रात में, मतलब आई थिंक इट वाज मॉर्निंग, यस इट वाज मॉर्निंग इन यूएस, उन्होंने कल ही ये इमीडिएट डिसीजन लिया कि अगर 25th अमेंडमेंट इन्वोक नहीं होता है, वी आर गोइंग टू इम्पीच डोनाल्ड ट्रंप, वी वॉन्ट इमीडिएट रिमूवल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, या तो वो खुद रिजाइन कर दे या हम हाउस जो है इट इज मूविंग टूवर्ड्स द इम्पीचमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही थी। उसी बीच में वॉशिंगटन डीसी जो है, मैंने आपको बताया कि अमेरिका में कितने स्टेट्स हैं, दे हैव 50 स्टेट्स प्लस 1 डिस्ट्रिक्ट, दैट इज वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी का दर्जा अलग है, बाकी के 50 स्टेट से अलग है। तो वॉशिंगटन डीसी में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, वहां पे मेयर होती है और मेयर की काउंसिल। तो वॉशिंगटन डीसी के जो मेयर थे ना, म्यूरियल बाउसर, उन्होंने 15 दिन की पब्लिक इमरजेंसी वहां पे इंपोज कर दी है, क्योंकि अभी भी वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हालत खराब है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही तरीके से वहां पे अभी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को देखते हुए फेसबुक ने, जो मार्क जुकरबर्ग है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को इंस्टाग्राम से और फेसबुक से 20 तारीख तक सस्पेंड कर दिया है। 20 तारीख को, क्योंकि इनॉग्रेशन सेरेमनी है। उनका ट्विटर हैंडल भी कुछ घंटों के लिए ब्लॉक किया गया था, ठीक है, ताकि वो लोगों को और ना भड़काएं, और 12 घंटे के बाद उनका ट्विटर हैंडल ओपन किया गया। जब सब तरफ से उनको क्रिटिसिज्म आने लगा, तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भाई मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता इलेक्शन रिजल्ट को, ये इलेक्शन रिजल्ट्स बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, सब कुछ गलत हुआ है। तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया था इन रिजल्ट्स को मानने से। जब उन पे सब तरफ से प्रेशर आने लगा,
तो फाइनली उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था कि ठीक है, क्योंकि सबने बोला था कि देयर शुड बी स्मूथ हैंडलिंग ऑफ द पावर्स, आप ठीक से हैंडओवर कर दीजिए पावर को। एवरी कंट्री हैज एक्सेप्टेड इलेक्शन रिजल्ट, रशिया हैज एक्सेप्टेड, इंडिया हैज एक्सेप्टेड, तो सबने बोला कि यू शुड नाउ स्मूथली हैंड ओवर द पावर टू जो बाइडेन। पहले उन्होंने बोला था कि आई विल वर्क टू एंश्योर दैट देयर इज अ स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ द पावर, और मैं कोई प्रॉब्लम अब क्रिएट नहीं करूंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि लोगों को इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इन हिज ट्वीट ही सेड दैट, बट अगेन इन हिज लेटेस्ट ट्वीट अभी उन्होंने ये बोला है कि आई विल नॉट अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी। लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास, दैट इज ब्रेक्जिट। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक मुझे बहुत डिटेल में आपको बताना है, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज ब्रिटेन एंड एग्जिट। ठीक है, तो ब्रिटेन का BR एंड एग्जिट, सो इट्स कॉल्ड एज ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का एग्जिट। बट ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम व्हाट? ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगेन लेट अस गो टू गूगल प्रो। अब हम बात कर रहे हैं यहां पे यूरोपियन रीजन की, सो विल शिफ्ट हियर, दिस इज द यूरोपियन रीजन, दीज आर द यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, अब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ व्हाट इज यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आज की डेट में इसमें 27 मेंबर कंट्रीज हैं। तो ये जो पूरा यूरोप है, यूरोप के 27 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोप के 27 मेजर कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, और ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने से पहले यूनाइटेड किंगडम, मतलब आई एम सेइंग UK was also part of European Union, but since it has opted to come out of European Union, तो अब इसमें केवल 27 कंट्रीज हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप के और ऐसे कौन से देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, सो यूरोपियन यूनियन के बीचों बीच देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, दैट इज स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसको याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड इज नॉट अ मेंबर। एंड देयर इज वन मोर स्कैंडिनेवियन कंट्री, दैट इज नॉर्वे। नॉर्वे इज अगेन नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड ऑल्सो आइसलैंड। आइसलैंड भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, हालांकि आइसलैंड थोड़ा सा आइसोलेट अलग है, बट फिर भी यूरोप में आता है तो उसका मेंबर ये नहीं है। तो व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? इट इज अ टाइप ऑफ अ फ्री ट्रेड एरिया। इन 27 देशों ने मिलकर, अब इसमें 27 मेंबर है, तो इस 27 देशों ने मिलकर आपस में ये बोला है कि हम सिंगल मार्केट की तरह एक्ट करेंगे। सिंगल मार्केट मीन्स देयर विल बी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कॉमोडिटीज, मनी एंड पीपल अमंग ऑल दीज 27 कंट्रीज। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का पासपोर्ट या वीजा इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बिटवीन दीज 27 कंट्रीज। ठीक है, हाँ, आपको यह भी पता है कि 27 में से 26 देश हैं जिन्होंने बॉर्डर कंट्रोल खत्म कर दिए हैं। देयर वर 2 मेंबर्स, वन वाज UK एंड वन वाज आयरलैंड, जिन्होंने अपने बॉर्डर कंट्रोल्स खत्म नहीं किए थे। अभी मैं UK के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो 26 आउट ऑफ 27 कंट्रीज दे हैव नो बॉर्डर कंट्रोल्स। देयर इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड कॉमोडिटीज। यू हैव रेड दिस एंड दिस इज कॉल्ड एज शेंगन एरिया। यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में है, वहां मैंने ये सब पढ़ा चुकी हूं, शेंगन एरिया। तो शेंगन एरिया में 26 कंट्रीज हैं जिन्होंने आपस में सभी तरह के बॉर्डर कंट्रोल्स खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम पे। तो जब मैं बोलती हूं यूनाइटेड किंगडम्स, सो देयर आर बेसिकली 4 किंगडम्स विच आर यूनाइटेड। तो कौन से वो 4 किंगडम है? ये पहला है इंग्लैंड, दूसरा है, इफ यू कैन रीड इट, आई विल जूम इट सम मोर। तो फर्स्ट इज इंग्लैंड, सेकंड इज किंगडम ऑफ वेल्स, थर्ड इज स्कॉटलैंड, ठीक है, एंड फोर्थ इज नॉर्दर्न आयरलैंड। ये एक जो छोटा सा आयरलैंड कंट्री आपको अलग दिख रहा है, ये आयरलैंड है। आयरलैंड बेसिकली एक देश नहीं है, ये 2 देश है, ये बीच में ऐसा बॉर्डर बना हुआ है। वन इज आयरलैंड, इसको आयरलैंड ही बोलते हैं, दैट इज किंगडम ऑफ आयरलैंड, एंड सेकंड इज नॉर्दर्न आयरलैंड। सो नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स। यूनाइटेड किंगडम्स में 4 रीजन्स हैं। वन इज इंग्लैंड, इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, सेकंड इज वेल्स, थर्ड इज स्कॉटलैंड एंड देन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जब भी आपसे पूछेंगे यूनाइटेड किंगडम, तो आप बोलेंगे मैम 4 रीजन है जो यूनाइटेड किंगडम्स में आते हैं। यूनाइटेड किंगडम्स को ही ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है।
इफ यू से इंग्लैंड, इट इज इंग्लैंड अलोन, द किंगडम ऑफ इंग्लैंड अलोन, ठीक है। बट अगर आपसे ग्रेट ब्रिटेन बोला जाए तो अगेन यू विल काउंट ऑल दीज 4 किंगडम्स, सो इट इज आइदर यूनाइटेड किंगडम और द ग्रेट ब्रिटेन। तो ये टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज नहीं होना, यूनाइटेड किंगडम्स मतलब 4, द ग्रेट ब्रिटेन मतलब 4, इंग्लैंड मतलब एक ही किंगडम की बात हो रही है, ठीक है। Now this United Kingdom was also part of European Union. It was one of the member of this trade bloc. And if you will see the distance, UK is hardly 100 kilometers away from France. And there is a direct connectivity within these countries. आप देखेंगे मैम लैंड कनेक्टिविटी तो है नहीं, कुछ अंडर वाटर चैनल्स बनाए गए थे, सो देयर इज डायरेक्ट कनेक्टिविटी ऑफ यूके विद दीज कंट्रीज, ठीक है। तो यूके जो काफी लंबे वक्त से इस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहा, इस ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा रहा है, अब वो इस यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है और इसी को बोला गया है ब्रेक्सिट। सो आई थिंक द लोकेशन इज क्लियर। जिन लोगों को लोकेशन नहीं मालूम थी, द लोकेशन इज क्लियर कि वेयर इज यूके, वेयर इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीजें हम आपको क्लियर है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द थ्योरी। तो ब्रेक्सिट जो टर्म है ये पहली बार 2012 में दिया गया था, ठीक है। पीटर वाइडिंग नाम के एक लॉयर, उन्होंने ये टर्म कंपोज किया था, ब्रिटेन का एग्जिट, इन मई 2012। एंड दिस टर्म बिकेम वेरी पॉपुलर इन मीडिया। मीडिया भी इसको ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट करके ही रेफर करती है। नाउ एज द नेम सजेस्ट, यूनाइटेड किंगडम्स डिवोर्स विद यूरोपियन यूनियन इज कॉल्ड एज ब्रेक्सिट। यूके जॉइंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अच्छा, अब यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री जिसको याद होगी, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज ऑफ यूरोपियन यूनियन, ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ maastricht एंड ट्रीटी ऑफ लिस्बन। जिसने थ्योरी पढ़ी है यूरोपियन यूनियन की, उसको ये चारों ट्रीटीज के बारे में मालूम होगा। और आपको ये भी मालूम होगा कि यूरोपियन यूनियन की शुरुआत कैसे हुई थी। यूरोपियन यूनियन, इट वॉज इनिशियली कॉल्ड एज यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, देन उसका नाम चेंज होता है एंड इट बिकेम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जब ये था 1973 में, तब यूके ने इसमें ज्वाइन किया था, ठीक है। सो 1973 में यूके ज्वाइंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। एंड यू नो कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम 1993 में नाम हो गया था यूरोपियन यूनियन, अंडर ट्रीटी ऑफ maastricht, ठीक है। सो यूके कब से हिस्सा है यूरोपियन यूनियन का? 1973 से। हालांकि 1973 में इसे यूरोपियन यूनियन नहीं कहते थे, इसे कहते थे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और 1993 में अंडर ट्रीटी ऑफ maastricht इसका नाम बदल गया और ये हो गया यूरोपियन यूनियन। तो आपको ये याद रखना है कि यूके हिस्सा था यूरोपियन यूनियन का 1973 से। उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि हम एक रेफरेंडम करवाएंगे। रेफरेंडम का मतलब होता है जनरल वोटिंग करवाएंगे। हमारे देश के नागरिक वोट करेंगे कि क्या हमें इस ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा बनना है कि हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री ही बनना है, ठीक है। देखो, ट्रेड ब्लॉक के क्या फायदे होते हैं। अगर 27 देशों ने आपस में बॉर्डर कंट्रोल्स हटा दिए हैं, एक ट्रेड ब्लॉक है, फ्री ट्रेड एरिया है, इसका मतलब एक देश से दूसरे, मतलब अलग अलग देश कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज अ वन सिंगल मार्केट। सो एनी बिजनेसमैन फ्रॉम फ्रांस कैन सेल हिज प्रोडक्ट इन जर्मनी और इन स्पेन। वो केवल लोकल एरिया के मार्केट तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो ही इज ओपन टू बिग मार्केट, बिग कंट्रीज, राइट। तो ये एडवांटेज था यूके के लिए भी। और यूके ने सोचा बिकॉज हम बहुत करीब हैं यूरोपियन यूनियन के, हम लोकेशन वाइज बहुत करीब हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो 1975 में रेफरेंडम के थ्रू लोगों ने हाँ बोला कि वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस ट्रेड ब्लॉक। हाउएवर, यूके कभी भी शेंगन एरिया का हिस्सा नहीं बना। मैंने शेंगन एरिया अभी आपको बताया। यूके ने कभी अपने बॉर्डर कंट्रोल खत्म नहीं किए थे। उन्होंने ये बोला था कि यू नीड टू शो योर डॉक्यूमेंट्स टू ट्रैवल हियर। बाकी के 26 देशों में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। अगर आप फ्रांस में हो तो आप अपनी कार उठाएंगे, ड्राइव करते हुए आप दूसरे देश पहुंच जाएंगे, स्पेन, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको यूके जाना है तो यू नीड टू शो योर डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो शेंगन एरिया का हिस्सा नहीं था। एंड ऑल्सो 19 countries of European Union, they adopted a common currency as well. You know this. It was called as Eurozone और common currency थी यूरो। 19 देशों ने एक जैसी करेंसी भी अडॉप्ट कर ली थी, यूरो। लेकिन यूके ने कभी यूरो अडॉप्ट नहीं की। यूके की अपनी अलग करेंसी है, दैट इज पाउंड स्टर्लिंग। तो यूके पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं था, मतलब हर चीज उसने एक्सेप्ट नहीं की थी। अब ब्रेक्सिट जो था वो क्यों हुआ, पहले मैं आपको जल्दी से रीजन बता देती हूं कि ब्रेक्सिट क्या हुआ, क्यों हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ब्रिटेन को ये रियलाइज हुआ कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए उसको बहुत भारी कीमत देनी पड़ रही है। बिकॉज यू नो दैट यूके इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
यूके की इकोनॉमी आज कौन से नंबर पर आती है? इट इज नंबर 6 इन द वर्ल्ड। तो टू बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था यूरोपियन यूनियन यूके को, यूरोपियन यूनियन के पूल अकाउंट में। देखो, यूरोपियन यूनियन का एक पूल बैंक था, इट वाज कॉल्ड एज यूरोपियन सेंट्रल बैंक। हर एक देश को इसमें पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। रूल ये था कि जिस देश की इकोनॉमी जितनी डेवलप्ड है, जिस देश की इकोनॉमी जितनी अपग्रेडेड है या रैंक जितनी हाई है, उसको उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यूके बिकॉज इट वाज नंबर 6 इन द वर्ल्ड, रिसेंटली इंडिया हैज अगेन कम टू 6 एंड इट हैज अगेन कम टू 5th पोजीशन। तो अगेन ये बोला गया था कि यूके की इकोनॉमी, क्योंकि ग्लोबली इट इज रैंक्ड वेरी हाई, सो इट हैज टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन द यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड फॉर अदर डिमांड्स एज वेल। तो यूके के लोगों को ग्रेजुअली ये लगने लगा कि हमारा बहुत सारा जो पैसा है, बिलियंस ऑफ यूरोज, दे आर स्पेंट फॉर यूरोपियन यूनियन जस्ट फॉर द मेंबरशिप। और अगर हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री होते, अगर हम बाउंडेड नहीं होते यूरोपियन यूनियन के रेगुलेशन से, तो हम इंडिपेंडेंट ट्रेड करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे। यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड एरिया है, इसका मतलब है कि यूके वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड ओनली विद द यूरोपियन कंट्रीज। कभी उसने दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचा ही नहीं, कभी वो इंडिया एशिया की तरफ या चाइना की तरफ गया नहीं। ठीक है, बिकॉज इस यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स होते हैं ना, वो सभी मेंबर्स के लिए एक जैसे होते हैं कि आपस में ट्रेड करेंगे, आपस की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। तो फाइनली जब ये डिसाइड हो गया कि हमें ब्रेक्जिट करना है, तो पहला, अब देखो, जब क्योंकि यूके वॉज एडेड इनटू यूरोपियन यूनियन बाय अ रेफरेंडम, तो निकलेगा भी कैसे? बाय द रेफरेंडम। लोग ही वोट करेंगे कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और दे वांट टू कम आउट। तो अगेन ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर आने का ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम हुआ था जून 2016 में। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून। डेविड कैमरून बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव पार्टी, और वो इलेक्शन जीते ही इसलिए थे क्योंकि उन्होंने लोगों से बोला था कि मैं रेफरेंडम करवाऊंगा, बट ही वांटेड ब्रिटेन टू स्टे इन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो जून 2016 में इन्होंने वोटिंग करवाई, रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम के नतीजों में सामने आया कि 52% ऑफ द पीपल दे वांटेड दैट यूके शुड लीव यूरोपियन यूनियन। और ये जो नतीजा था, ये डेविड कैमरून की इच्छा के बिल्कुल खिलाफ था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। 2016 में ब्रेक्जिट का रेफरेंडम होता है, वोटिंग होती है, जिसमें 52% लोग वोट करते हैं कि ब्रिटेन को बाहर आ जाना चाहिए इस ट्रेड ब्लॉक से। तो डेविड कैमरून को लगा कि ये बहुत गलत होगा यूके की इकोनॉमी के लिए, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया तो उनको सक्सीड किया थेरेसा मे ने। ठीक है, अच्छा, जब थेरेसा मे आ गई तो उनके सामने ये टारगेट था कि मैं अपनी पार्लियामेंट में ऐसा प्रपोजल लेके जाऊं कि ब्रेक्जिट किस तरह से होगा, किन किन शर्तों पर जो है वो यूके बाहर आएगा यूरोपियन यूनियन से। तो इन्होंने कई तरह के बिल पास किए। इन्होंने एक डेडलाइन रखी कि डेडलाइन है कि 29 मार्च 2019 तक ब्रेक्जिट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 50 इन्वोक कर दिया था थेरेसा मे ने। आर्टिकल 50 यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी का वो आर्टिकल था जो ये अलाउ करता था कि किसी भी मेंबर को कि वो किस तरह से बाहर आ सकता है यूरोपियन यूनियन से। So Theresa May, when she became the prime minister, she invoked Article 50 कि हम चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन से हम बाहर आ जाएं, यूके बाहर आ जाए, और उन्होंने डेडलाइन रखी कि 29 मार्च 2019 तक ब्रेक्जिट हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे। अब उन्होंने जो अपनी पार्लियामेंट के सामने प्रपोजल रखे कि हमारी सरकार किस तरह से यूके को बाहर लाना चाहती है, उसको कभी मेजॉरिटी वोट मिले ही नहीं। एक्सक्यूज मी। 3-4 बिल उन्होंने प्रपोज किए अपने पार्लियामेंटेरियंस के सामने। जब उनके बिल पास नहीं हुए, फ्रस्ट्रेशन में थेरेसा मे ने भी रिजाइन कर दिया। डेविड कैमरून तो चाहते ही नहीं थे कि ब्रेक्जिट हो, लेकिन जब वोटिंग में मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि ब्रेक्जिट चाहिए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। थेरेसा मे आई, थेरेसा मे ने बोला कि 29 मार्च 2019 तक ब्रेक्जिट करवा देंगे। अब हमारी गवर्नमेंट जो बिल पेश कर रही है उसको मेजॉरिटी वोट मिले ही नहीं पार्लियामेंट में, तो बेचारी वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। ठीक है, फाइनली बोरिस जॉनसन बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। और बोरिस जॉनसन ने बोला कि मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के 6 महीनों के अंदर अंदर मैं ब्रेक्जिट करवा दूंगा, पर ऐसा भी नहीं हुआ। मेन जो पॉइंट था ना, जो पॉइंट ऑफ क्लैश था, इट वाज रिगार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ आयरलैंड। अभी मैंने आपको दिखाया था कि आयरलैंड में बेसिकली 2 रीजन्स है। एक है आयरलैंड विच इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, एंड वन इज नॉर्दर्न आयरलैंड विच इज पार्ट ऑफ यूके। तो अगर यूके पूरा बाहर आ रहा है यूरोपियन यूनियन से, सो नॉर्दर्न आयरलैंड भी बाहर आ जाएगा यूरोपियन यूनियन से। तो कैसे होगा, इसी को लेके कश्मकश चल रही थी। लेकिन फाइनली जो डील हुई थी ब्रेक्जिट की, दैट वाज डन
बोरिस जॉनसन ने इसको कर पाए थे एंड द ब्रेक्सिट हैपेंड लास्ट ईयर ऑन 31st of January 2020। आपको मालूम है 31 जनवरी 2020 तक ब्रेक्सिट डील फाइनल हो गई थी और उसके बाद से चल रहा था विड्रॉल अग्रीमेंट का फेस, मतलब किस तरह से ये डील को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारी जो डेडलाइन थी वो थी 31st of December, हमारी नहीं मतलब यूके के लिए जो डेडलाइन थी दैट वाज 31st of December 2021। ब्रेक्सिट हैपेंड ऑन 31st of January 2020। ठीक है, ड्यू टू लॉट ऑफ नेगोशिएशंस बिटवीन बोरिस जॉनसन एंड बिटवीन यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है। लेकिन विड्रॉल होते होते यूके ने डेडलाइन रखी थी कि हम 31 दिसंबर तक विड्रॉल कर लेंगे। सो अब ब्रेक्सिट हो चुका है, पोस्ट ब्रेक्सिट डील साइन हुई है जो लागू हो चुकी है 1 जनवरी 2021 से। तो ब्रेक्सिट इज ऑलरेडी डन, यूके इज नो मोर पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ब्रेक्सिट हैपेंड ऑन 31 जनवरी। साल भर का जो फेज था दैट वाज अ ट्रांजिशन फेज, कि किस तरह से ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज इट कैन नॉट हैपन इन अ स्नैप लाइक दिस, है ना, कि आज हम ट्रेड ब्लॉक के मेंबर है, कल हम ट्रेड ब्लॉक के मेंबर नहीं है, नो। तो इट वाज अ ट्रांजिशन फेज, 11 महीने का वक्त लगा ट्रांजिशन फेज में, एंड फाइनली द डील इज नाउ डन। So what are the new changes that are going to happen? The new changes have been imposed from 1st of January 2021. ठीक है, तो ये जो नए चेंजेस हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। The leaders of European Union and UK they announced that they agreed on a trade deal called as Trade and Cooperation Agreement. तो 31 जनवरी 2020 के बाद जो नेगोशिएशंस हुए हैं 11 महीने के, उसके बाद बोरिस जॉनसन की सरकार और यूरोपियन यूनियन एक डील साइन करी है जिसका नाम है ट्रेड एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट। सो इट इज अ पोस्ट ब्रेक्सिट डील, कि अब यूनाइटेड किंगडम किस तरह से डील करेगा यूरोपियन यूनियन के साथ, अब यूके का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो 1 जनवरी से नए नियम लागू हो गए। तो बेसिकली 11 बजे रात को 21 दिसंबर की 11 बजे से यूके हैज लेफ्ट यूरोपियन यूनियन का सिंगल मार्केट एंड कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन मतलब बेसिकली नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी वाज लेवीड फ्रॉम यूके, राइट। अगर यूके का कोई प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में आता है तो कोई ड्यूटी नहीं लगती थी ना, तो अब वो इस यूरोपियन कस्टम यूनियन से बाहर हो गया है। दिस मीन्स द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, सर्विस एंड कैपिटल स्टॉप्ड फ्रॉम 1st of January। हालांकि कंप्लीटली स्टॉप नहीं हुआ है, पर अब जो फ्री मूवमेंट था गुड्स का, कॉमोडिटीज का, मनी का, लोगों का, अब इट विल कम अंडर लॉट ऑफ रेगुलेशंस। इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, हालांकि इसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। यूके एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोपियन यूनियन दे हैव बिकम 2 सेपरेट मार्केट स्पेसेस, दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट रेगुलेशंस। तो पहले जो फ्री ट्रेड एरिया था जिसका कंसेप्ट ही था फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कमोडिटीज, अब वो वैसे काम नहीं करेगा। यूके इज नाउ आउट ऑफ द सिंगल मार्केट एंड कस्टम यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन। When UK was a member of European Union, it could not hold trade negotiations with the countries like USA and Australia, but अब यूके आजाद हो गया है। अब यूके अपने मन चाहे ट्रेड पार्टनर के साथ ट्रेड कर सकता है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया का कोई कंट्री हो, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो। पहले जब वो यूरोपियन यूनियन के अंदर था तब वो ऐसा नहीं कर सकता था। As a part of the agreement, which is a free trade agreement, UK and European Union, they have agreed to a 100% tariff liberalization. हालांकि बोरिस जॉनसन की जो गवर्नमेंट है वो ये क्रेडिट ले रही है कि हमने बहुत अच्छी पोस्ट ब्रेक्सिट डील साइन कर पाए हैं, नेगोशिएट कर पाए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। कैसी डील? Which is based on 100% tariff liberalization, which means there will be no tariff or no quotas on goods that move between UK and European Union. तो हालांकि फ्री मूवमेंट नहीं है, अभी हमने पहले स्लाइड में पढ़ा कि 1 जनवरी से क्या चेंजेस हो गए कि देयर विल बी नो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनमें रेस्ट्रिक्शंस होंगे, रेगुलेशंस होंगे, बट स्टिल देयर विल बी नो टैरिफ। मतलब यदि यूके से कोई गुड जाता है यूरोपियन यूनियन तो उसमें एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लेवी की जाएगी। देयर विल बी नो टैक्स और नो ड्यूटीज लेवीड ऑन दैट गुड्स। सिमिलरली यूके से यदि कुछ यूरोपियन यूनियन से यदि कुछ यूके में जाता है तो नो टैरिफ विल बी लेवीड। जीरो कोटाज मींस कितना गुड सप्लाई किया जा रहा है यूके से यूरोपियन यूनियन में या यूरोपियन यूनियन से यूके में, कितना सामान जा रहा है, इस पे भी कोई लिमिट नहीं होगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, दैट इज नो कोटाज। ठीक है, तो एक तरह से 100% ट्रेड लिबरलाइजेशन है, मतलब कि अगर यूके से कोई सामान जा रहा है यूरोपियन यूनियन में, कितना भी सामान जा सकता है, देयर इज नो लिमिट टू द क्वांटिटी,
और दूसरा नो एक्स्ट्रा ड्यूटी इज गोइंग टू बी लेवीड। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं जैसे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यदि यहां से कुछ सामान जाता है यूके में तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी उनको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। So without a free trade agreement such as this, the businesses would have to pay taxes on goods which would have increased their cost. यदि ये डील साइन नहीं होती तो इन कॉमोडिटीज के प्राइस बढ़ जाते क्योंकि इन पे ड्यूटीज लग जाते, टैरिफ लग जाते, ठीक है। अब इस डील के ड्रॉबैक्स क्या है? देखो, बोरिस जॉनसन की सरकार कह रही है कि हमने बहुत ही बढ़िया पोस्ट ब्रेक्सिट डील साइन करी है जिसमें हमने नो टैरिफ नो कोटा अचीव कर लिया है, ठीक है, आपने कहा नो टैरिफ नो कोटा, पर इस डील के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो यूके को एकदम से देखना पड़ेगा। Despite the benefits from 1st of January onwards, there are going to be barriers to trade in goods and services. भले ही नो टैरिफ नो कोटा है लेकिन रेगुलेशंस बहुत सारे हो जाएंगे। कहां से सामान जा रहा है, कैसे सामान जा रहा है, पेपर वर्क बहुत बढ़ जाएगा। पहले ये पेपर वर्क नहीं था बिकॉज अब इसको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं मान रहे हैं ना यूके को। सो नाउ रेस्ट्रिक्शन ये है कि आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा। कंट्री ऑफ ओरिजिन ऐसा तो नहीं है कि इंडिया से किसी ने आपको सामान भेजा है यूके में और यूके से सामान आ रहा है यूरोपियन यूनियन में। सो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ पेपर वर्क विच यूरोपियन यूनियन एंड यूके हैज टू डू। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन कि कोई थर्ड कंट्री तो नहीं एडवांटेज ले रहा है इस सिचुएशन का, ठीक है। देखो, मान लो अगर इंडिया से कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ चॉकलेट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मान लो एक इंडिया की चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, उसको अपनी चॉकलेट सेल करना है फ्रांस में, ठीक है। अब उसको लगा कि अगर मैं फ्रांस में डायरेक्ट चॉकलेट सेल करता हूं तो फ्रांस बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, बहुत टैक्सेस लगाता है, जिससे मेरी चॉकलेट की कीमत बढ़ जाती है। और वहीं अगर उसको लगता है कि मैं पहले यूके में एक्सपोर्ट कर सकता हूं, यूके इतना टैक्स नहीं लगाता, तो उसने क्या किया, पहले यूके में एक्सपोर्ट किया और फिर यूके के थ्रू फ्रांस में किया, तो उसको इतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अब यहां पे रेगुलेशन क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन को यूके को कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना पड़ेगा। थर्ड कंट्री तो एडवांटेज नहीं ले रहा है, सो पेपर वर्क बहुत बढ़ गया, तो दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। फॉर पीपल ट्रैवलिंग बिटवीन यूके एंड यूरोपियन यूनियन इट मींस द एंट्री विल स्टिल बी वीजा फ्री। वीजा नहीं लगेगा, जैसा पहले भी नहीं लगता था, वीजा नहीं लगेगा। दे मे बी सब्जेक्ट टू स्क्रीनिंग एंड विल नो लॉन्गर बी एबल टू यूज द बायोमेट्रिक पासपोर्ट्स। हालांकि रेगुलेशंस की बात हो रही है, पेपर वर्क यहां पे बढ़ जाएगा, पहले फ्री मूवमेंट होता था वो नहीं होगा। UK will have sovereignty over the fishing waters, one of the major sticking points during negotiations. UK का मेन कंसर्न था हमारा पानी, ठीक है। UK का ये कहना था कि हमें हमारे पूरे सोवरेन राइट्स चाहिए हमारे फिशिंग वाटर्स के ऊपर। अभी मैं आपको इसको दिखाती हूं तो you'll be able to understand this better। ये देखो, UK के पास ये वाला जो पानी है ना, नॉर्थ सी एंड द सेल्टिक सी, तो दीज आर वेरी रिच इन फिशरीज और यूके के ही पूरे फिशरमैन इन पानी को यूज करते थे फॉर फिशिंग पर्पस। लेकिन क्योंकि यूके वाज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन के देश भी यहां पे अपने फिशिंग राइट्स को यूज करते थे। अब इस डील के साइन होने के बाद यूके कह रहा है कि हमें अपने पानी पे पूरा सोवरेन राइट्स चाहिए, वी डोंट वांट अदर कंट्रीज टू टेक एडवांटेज ऑफ अवर फिशिंग वाटर्स। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इमीडिएटली अपने सारे फिशरिंग इंडस्ट्रीज को यहाँ पे मना कर दें कि आप ये वाटर्स यूज नहीं कर सकते, तो हमें एक ट्रांजिशन पीरियड चाहिए। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस ने, मतलब यूके ने और यूरोपियन यूनियन ने नेगोशिएट किया है कि ये 5 साल का ट्रांजिशन फेज होगा, ठीक है। 5 साल में ट्रांजिशन होगा, ग्रेजुअली 5 सालों में हमें अपने पानी के ऊपर सोवरेन राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहले यूरोपियन यूनियन कह रहा था कि हमें 14 साल तक राइट्स चाहिए फिशिंग के, ब्रिटेन कह रहा था कि हमें 3 साल में अपने पूरे अधिकार चाहिए। तो बीच में नेगोशिएशन ये हुआ है कि अब ना 14 साल ना 3 साल, फाइनली ये अग्री किया गया कि 5 सालों में ये जो पूरे फिशिंग राइट्स हैं ये केवल यूके के होंगे, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के पास अभी अधिकार नहीं होंगे कि वो इन वाटर्स में फिशिंग करें, ठीक है। पीपल ट्रैवलिंग टू यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड वाइस वर्सा मे हैव टू पे द रोमिंग चार्जेस। पहले एक दूसरे के कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए रोमिंग चार्जेस भी नहीं होते थे, मोबाइल ऑपरेटर्स एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते थे, अब रोमिंग चार्जेस लगेंगे, है ना। हालांकि गवर्नमेंट में अभी इस डील में ये बोला गया है कि बहुत कम, मतलब इट हैज टू बी वेरी मिनिमम, रोमिंग चार्जेस हैव टू बी वेरी लिबरल, ठीक है, हालांकि ये बोला गया है। एयरपोर्ट्स पे जितनी ड्यूटी फ्री या टैक्स फ्री शॉप्स होती थी दोनों देशों के बीच में, अब उसमें टैक्स होगा, वो ड्यूटी फ्री शॉप्स नहीं होंगी। पेट पासपोर्ट्स, ये एक अलग कंसेप्ट है। पेट, जितने पेट एनिमल्स होते थे ना यूके में, उनके भी पासपोर्ट्स बनते हैं इफ दे हैव टू ट्रैवल अब्रॉड टू सम यूरोपियन यूनियन कंट्री। तो पहले क्या होता था कि यूके में इशू किए गए पेट पासपोर्ट वे वैलिड इन यूरोपियन यूनियन, अब वो वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो यदि यूरोपियन यूनियन
नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, सच रेस्ट्रिक्शंस विल बी इम्पोज्ड ऑन यूके एज वेल। तो अब यूके की कंडीशन बिल्कुल एक आम कंट्री जैसी हो गई जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। लास्टली, द अग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ एंड नॉट ऑन द EU लॉ। दिस मीन्स यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस कैन नो लॉन्गर प्ले अ रोल एंड यूके डज नॉट हैव टू फॉलो द यूरोपियन यूनियन लॉ। यूके को प्रॉब्लम यही थी कि यूरोपियन यूनियन बहुत बायस्ड है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना वो बहुत बायस्ड है यूके को लेकर। यूके के कई सारे मुद्दों पर जो डिसीजंस लेते थे यूरोपियन यूनियन या उनके कोर्ट, वो हमेशा यूरोपियन कंट्रीज के फेवर में होते थे। ये भी एक रीजन था कि यूके वाज नॉट हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस। एक तो अपनी पॉकेट से पैसा भी बहुत सारा वो लगाए, बिकॉज इट हैज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द पूल अकाउंट। इट वॉज वन ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इन सारी चीजों के चलते उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। हालांकि ये सारे डिसएडवांटेजेस भी आप पढ़ पा रहे हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे।